आज जो हम चैप्टर की रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स अंडर द कंपनीज लॉ। ये पॉसिबल है कि आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट है ये ना हो, और होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जिन भी टीचर से पढ़े हैं आप उन टीचर्स की कॉपी रखिए, उन टीचर्स की बुक या असाइनमेंट अपने पास रखिए, या फिर स्टडी मटेरियल अपने पास रख लीजिए। और अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो क्योंकि आपने अपनी कॉपीज़ में नोट्स बनाए होते हैं तो अपनी कॉपीज़ को अपने सामने रखिए। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स नाउ for November 22 and May 23 classes. These revisions are applicable. बेसिक डेफिनेशन कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनी की डेफिनेशन कहता है जी कंपनी का मतलब क्या होता है। कंपनी का मतलब है वो कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है कहाँ पर, इस एक्ट में। इस एक्ट का माने तो यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 में जो इनकॉर्पोरेट हुई है या फिर इससे पिछले किसी भी कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है। ओके, तो कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसका जन्म या तो इस एक्ट में हुआ है या इससे पिछले किसी भी कंपनीज एक्ट में हुआ है। ठीक है जी, इससे पिछला कंपनीज एक्ट कौन सा था? फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 1956 था, उससे पहले कंपनीज एक्ट 1913 था। तो ऐसे ही किसी इससे पिछले किसी भी कंपनीज एक्ट में, फॉर एग्जांपल रिलायंस जियो जिसका जन्म कंपनी एक्ट 2013 में हुआ, तो क्या ये कंपनी है? हाँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनीज एक्ट 1956 में हुआ तो कंपनी है? यस। टाटा स्टील कंपनी एक्ट 1913 में एस्टेब्लिश हुई, क्या ये भी कंपनी है? द आंसर इज यस। ठीक है ना, तो चाहे इस एक्ट या इससे पीछे किसी भी कंपनीज एक्ट में। चलिए जी, सागर चावला जी फाइनल की इंफॉर्मेशन बाद में दूंगा, अब इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, फिलहाल ये इंटर की क्लास है। हाँ जी, प्राइवेट कंपनी क्या होती है? सेक्शन रिकॉल करो फटाफट। सेक्शन 2, आंखें बंद करके बोलो फटाफट। सेक्शन 2 क्लॉज 68। सेक्शन 2 क्लॉज 68। ठीक है, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाती है। कहां पर रेस्ट्रिक्शन लगाती है? आर्टिकल के द्वारा। अच्छा, कौन सी रेस्ट्रिक्शन लगती है? पहला, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, यानी कि अपने शेयर्स के ट्रांसफर पर रोक लगाती है, रेस्ट्रिक्शन लगाती है। देखो, दो तरीके के शब्द होते हैं, एक होता है रेस्ट्रिक्शन और एक होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होने ही नहीं देंगे, इम्पॉसिबल है, और रेस्ट्रिक्शन का मतलब कर लो मगर सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। तो यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रेस्ट्रिक्शन लगाती है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पर। इसका मतलब है क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं? द आंसर इज हाँ, बट सब्जेक्ट टू सम रेस्ट्रिक्शन। बोलो ना हाँ। आगे, अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन सी रेस्ट्रिक्शन लगाती है? मैंने कहा रेस्ट्रिक्शन लगाती है यानी कि ट्रांसफर हो सकते हैं सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। अब कौन सी कंडीशन है? जनरली 100% प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां एक ही रेस्ट्रिक्शन लगाती हैं, वो क्या? कि अगर उनका कोई भी मेंबर अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहता है तो सबसे पहले वो शेयर्स किसको ट्रांसफर करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। ओहो हो, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई सूटेबल बायर नहीं ढूंढ पाया, माइट भी 15 दिन में, माइट भी 30 दिन में, माइट भी 45 दिन में, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। 15, 20, 18, 19, 20, 22, 23, 24, कितने भी दिन रख सकते हो आर्टिकल में। तो अगर वो नहीं ढूंढ पाया तो मेंबर अपनी इच्छा से ये शेयर्स किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। ये तुम्हारी नॉलेज के लिए है, इसे तुमने पेपर में लिख के नहीं आना, मैंने ये तुम्हारी नॉलेज के लिए बताया है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां ये वाली रेस्ट्रिक्शन इंपोज करती हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। तो सवाल उठा, अगर कोई भी मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहता है, अगर मान लीजिए M1 अपने शेयर रामलाल को ट्रांसफर करना चाहता है, तो सबसे पहले ये शेयर किसे ऑफर होंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास 15, 20, 30, 40, 50 दिन का वक्त होगा, कंपनी के आर्टिकल में जो लिखा होगा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनके लिए बायर ढूंढेंगे इन शेयर्स के लिए, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मेंबर अपनी इच्छा से शेयर्स ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है जी, ये पहली रेस्ट्रिक्शन थी। दूसरी रेस्ट्रिक्शन, प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रहेंगे? 200। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने? 200। जब मैं 200 की काउंटिंग करता हूं तो उसमें प्रेजेंट या पास्ट एम्प्लॉइज जिनके पास शेयर्स हैं, प्रेजेंट या पास्ट एम्प्लॉइज जिन्होंने शेयर लिए हैं कंपनी के ईसॉप्स के रूप में। किस रूप में? ईसॉप्स के रूप में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के रूप में, उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उन्हें काउंट नहीं किया जाता। सिमिलरली जॉइंट मेंबर को भी सिंगल मेंबर ट्रीट किया जाता है, जॉइंट मेंबर को सिंगल मेंबर के रूप में ट्रीट किया जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट बताइएगा। डायरेक्टर्स 10, ये इस बार का क्वेश्चन भी आया है। हाँ जी, 10, other employees holding shares 100, ex employees 200, other members 150, 10 member holding shares 10 into 2 is equal to 20।
तो बताइए सेक्शन 2 क्लॉज 68 के लिए इस कंपनी के कितने मेंबर्स हैं? फटाफट बताइए सेक्शन 2 क्लॉज 68 के लिए कंपनी के कितने मेंबर्स हैं? क्या डायरेक्टर्स काउंट होंगे? हाँ काउंट होंगे। डायरेक्टर्स हु आर एम्प्लॉय एंड होल्डिंग शेयर्स 10 काउंट होंगे? यस काउंट होंगे। सवाल उठा कि सर डायरेक्टर तो एम्प्लॉय होते हैं ना? नहीं, हर डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होता, ध्यान रखना ये बात भी। हर डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होता, कुछ डायरेक्टर एम्प्लॉय होते हैं, कुछ एम्प्लॉय नहीं होते। अब इस लेवल का सवाल तो वो पूछ चुका है, हालांकि हमारी बुक में पिछले 2 साल से डाला हुआ है, मगर इस बार उसने बिल्कुल डिप्टो सवाल पूछा है। मैं सोचता हूं कि अब वो इस सवाल से भी एक लेवल ऊपर जाएगा, क्योंकि ये तो टच कर चुका है लेवल, अब इससे ऊपर जाएगा। तो इससे ऊपर का लेवल क्या टच करेगा पता है क्या? देखो, अब वो बदमाशी क्या करेगा पेपर में, वो लिखेगा ये डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। जैसे ही उसने लिख दिया एग्जीक्यूटिव है, ध्यान रखना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमेशा एम्प्लॉय होते हैं, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमेशा कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, और जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, नॉट एम्प्लॉय। डिफरेंस समझ आया तुम्हें? बोलो ना हाँ। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं। अब वो तुमसे यहां गेम खेलेगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ही एक और नाम होता है होल टाइम डायरेक्टर, यानी कि सुबह से शाम तक के डायरेक्टर। ये कुछ ऐसी ही टर्म है जैसे कि एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर होता था ना पार्टनरशिप में, ये बिल्कुल वैसे ही है। तो अब तुमसे ये गेम खिलवाएगा, ध्यान रखना। अब अगला लेवल ये होना चाहिए जो टच करेगा वो। तो फिलहाल जब ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, जब ये क्वेश्चन बना, तो ये मान के चले कि ये डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अब इस लेवल की सोच को स्टूडेंट को तो पता ही नहीं होगी, बट वहां एग्जामिनर सोच के बैठा था कि जी जब डायरेक्टर दिए हुए हैं तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, क्योंकि इंप्लॉइज नीचे लिखे हुए हैं। परंतु अगर आपको उसने स्पेसिफिकली लिख दिया कि ये डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, तो ध्यान रखना वो इंप्लॉई हैं, और अगर इंप्लॉई हैं तो काउंट नहीं होंगे। बट फिलहाल नहीं दिया हुआ तो मैं नॉन एग्जीक्यूटिव मान के इन्हें मैंने 10 काउंट कर लिया। अदर एम्प्लॉइज नहीं काउंट होंगे, एक्स एम्प्लॉइज नहीं काउंट होंगे, अदर मेंबर्स काउंट हो गए। 10 इंटू 2, 10 इंटू 2, हाँ जी, क्या काउंट होंगे या नहीं होंगे? भाई 10 बार ही काउंट होंगे बस, और क्या 10 काउंट होंगे। ठीक है, तो 170 हो गए, 170। तो यानी कि क्या कंपनी को पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करने की जरूरत है? नहीं है, नहीं है। अच्छा से वीडियो रुक गई है, रुक जाओ, शायद वीडियो रुक गई है, 1 मिनट रुकना, अभी बस सही करता हूं मैं, 1 मिनट रुकना। चलिए हो गया, चलो जी। तो यानी कि कॉन्सेप्ट क्या बना कि अगर डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव हैं, अगर डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव हैं तो वो इंप्लॉय माने जाएंगे, काउंट नहीं होंगे। बट अगर डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव हैं तो वो इंप्लॉय नहीं है, इंप्लॉय नहीं है, और वो काउंट हो जाएंगे। बात समझ आ गई? चलिए, अब यहां पर उसने मेरे को अगर एक बात देखो तो यहां पर क्लियर कट दे रखा है, क्या दे रखा है? इंप्लॉय है। ओ, तो यहां पर क्लियर कट दे रखा है एम्प्लॉय, तो मुझे क्या दिमाग लगाने की जरूरत थी? नहीं। तो फिर ये तो एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव की गेम हुई, बट यहां तो उसने मुझे सिंपल, मैंने कहा ना अब इससे अगला लेवल बनेगा एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव वाला। तो ये तो सिंपल था, जहां पे उसने मुझे क्लियर कर दिया, क्योंकि एम्प्लॉय हैं तो मुझे काउंट नहीं करने चाहिए। तो यानी कि 150 प्लस 10 टोटल हो गए 160। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? चल सकते हैं आगे? चले आगे बढ़ते हैं। थर्ड कहता है जी प्राइवेट लिमिटेड ऐसी कंपनी होगी जो प्रोहिबिट करेगी किसको? इनविटेशन, किसको? पब्लिक को, ताकि सब्सक्राइब किया जा सके इसकी सिक्योरिटीज के लिए। ओहो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोहिबिट करेगी। प्रोहिबिट मतलब सख्त मना है, इम्पॉसिबल है। अच्छा,
क्या कि वो इनविटेशन दे। इनविटेशन मतलब प्रोस्पेक्टस इशू करे, किसको? पब्लिक को, ताकि पब्लिक सब्सक्राइब मतलब एप्लीकेशन दे सके। किसके लिए? इसके शेयर्स या डिबेंचर्स के लिए। यानी कि दूसरे शब्दों में अब कई इंटरप्रिटेशन निकल गया है। क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी शेयर्स या डिबेंचर्स पब्लिक को इशू कर सकती है? नहीं। क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी शेयर्स या डिबेंचर्स के लिए प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। बात समझ आ गई ना? चले, तो इसका मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती और पब्लिक कभी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शेयर कैपिटल फिर कैसे आती है? तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शेयर कैपिटल आती है प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। कैसे आती है? प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। प्राइवेट प्लेसमेंट किसको किया जाता है? 200 लोगों तक को किया जाता है। यानी कि जब 200 लोगों तक को फाइनेंशियल ईयर में 200 लोगों तक को आप शेयर्स देते हो तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, जिसके लिए कोई प्रोस्पेक्टस जरूरी नहीं है। मगर जैसे ही 200 से ऊपर पे आप जाते हो तो ये पब्लिक ऑफरिंग कहलाती है। 200 से ऊपर पब्लिक ऑफरिंग, 200 तक प्राइवेट प्लेसमेंट। इतनी बात क्लियर? हमेशा पब्लिक ऑफरिंग के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। प्राइवेट प्लेसमेंट कौन ला सकता है? प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड दोनों कंपनी ला सकती हैं। बट पब्लिक ऑफरिंग कौन लाता है? केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही पब्लिक ऑफरिंग ला सकती है। आई होप कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? फिर हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जो कि प्राइवेट नहीं है। ओके, इसमें वो कंपनियां भी आती हैं जो कि प्राइवेट कंपनियां हैं बट सब्सिडरी किसी पब्लिक कंपनी की हैं। अच्छा, यानी कि अगर XYZ प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी है किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड क्या मान ली जाएगी? पब्लिक कंपनी मान ली जाएगी। अब यहां पर एक समस्या मेरे सामने आई। वो क्या आई समस्या? देखो जी, समस्या ये आई कि अगर मैं बात करता हूं XYZ प्राइवेट लिमिटेड की, तो ये कैसे खुली है? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फॉर्म में खुली है, परंतु ये किसकी सब्सिडरी है? ABC लिमिटेड की, जिस वजह से XYZ प्राइवेट लिमिटेड को मैं क्या मान रहा हूं? मैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी मान रहा हूं। यानी कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड जो एक प्राइवेट लिमिटेड है मगर उसे पब्लिक लिमिटेड मान रहा हूं। तो हे मत जी, मुझे ये बताओ कि अब सारी कंडीशन, सारा लॉ कैसे लगेगा कि ये प्राइवेट है या पब्लिक है? ये तो बड़ा अजीब सवाल है कि प्राइवेट है मान पब्लिक रहा हूं, तो हे मत जी कैसे लगेगा सारा कानून? लॉ कहता है हैंग ऑन हैंग ऑन हैंग ऑन, हम बताते हैं ना। लॉ कहता है जी देखो ऐसा है कि जहां तक सवाल रहा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दी गई 3 रेस्ट्रिक्शन का, जिसका हमने अभी जिक्र किया सेक्शन 2 क्लॉज 68 में। पहला रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, दूसरा मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200, तीसरा प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक। वो तीनों रेस्ट्रिक्शन इसके ऊपर भी अप्लाई होंगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इन 3 रेस्ट्रिक्शन के अलावा बाकी पूरे कानून के लिए, पूरे कंपनी लॉ के लिए इसे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी माना जाएगा। इसे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी माना जाएगा। एक तो तुम हां नहीं कहते ना, बोलो ना हां। क्लियर हो गई इतनी बात? तो यानी कि आर्टिकल में दी गई 3 रेस्ट्रिक्शंस के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उन 3 रेस्ट्रिक्शन को छोड़कर बाकी पूरे कंपनी लॉ के लिए ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो यानी कि इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे? 200। पब्लिक ऑफरिंग नहीं हो सकती, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होगा। इन 3 को छोड़कर बाकी पूरे कानून के लिए एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ठीक हो गई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। तो वही लिखा है कि अब प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, तो उसे मैं पब्लिक कंपनी मान के चलूंगा, इवन वेयर सच सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यू टू बी अ प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल। यानी कि मगर आर्टिकल में दी गई रेस्ट्रिक्शंस चालू रहेंगी, मगर पूरे कंपनी लॉ के लिए ये पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। एक तो तुम हां नहीं बोल रहे, फिर बोलो ना हां। यूज ऑफ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड क्या मैं कह सकता हूं हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाएगी? यस, यही तो पहचान है। फॉर एग्जांपल, भाई अमित के आगे पोपली ना लगे तो तुम कैसे पहचानोगे कि पोपली की क्लास में जा रहे हैं? ये और बात है कि ये पोपली कास्ट कहां से मिली, पोपली सरनेम कहां से मिला? मैं भी माता पिता से पूछता हूं कि कोई और ढंग का नहीं मिला था। फिर उन्होंने, अब मेरे बच्चे कहते पापा पोपली नहीं रखना,
पोपली नहीं रखना, कुछ भी रख लो, पोपली कुछ भी कह दो हमें, मगर पोपली नहीं। क्लास में मजाक उड़ता है। अब मैंने कहा यार तुम्हारा बाप पोपली के नाम से मशहूर है, तुम्हें अपनी समस्या है। तो जिस तरीके से मेरा सरनेम पोपली है, वैसे ही कंपनी का सरनेम या तो प्राइवेट होगा या पब्लिक होगा। अब प्राइवेट की पहचान क्या है? नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा, और पब्लिक की पहचान क्या है? नाम के आगे लिमिटेड होगा। क्या यह भी हो सकता है? क्या यह भी हो सकता है कि नाम के आगे प्राइवेट या पब्लिक दोनों ना हो? नॉर्मली तो पॉसिबल नहीं है, बट एक्सेप्शनली हां। कब? सेक्शन 8 कंपनीज के केस में। केवल सेक्शन 8 कंपनीज के केस में यह पॉसिबल है। एक्सेप्शन केवल एक है, सेक्शन 8 कंपनीज कई बार उनका नाम जो है वो फैंसी नाम रखना चाहती हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से एग्जम्पशन ले सकती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें एग्जम्पशन दे सकती है, और तब वो अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड छोड़ सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल जिम खाना क्लब। स्पोर्ट्स क्लब है तो जिम खाना क्लब, मगर ये है सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेरी अगली डेफिनेशन है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट है, बड़ा वर्ड परेशान करता है भाई साहब, खासकर कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। जहां ये दोनों वर्ड आ जाएं, मेरे को तो यही नहीं समझ आता कि अब कंपनी कौन सी है और बॉडी कॉर्पोरेट कौन सा है, कसम से। रे 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 रे, लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है बॉडी कॉर्पोरेट मतलब सब कुछ, उसमें सब कुछ आएगा। कौन कौन आएगा भाई? बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है कंपनी, हाँ, एलएलपी, हाँ, अच्छा, और फॉरेन कंपनी, हाँ, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, हाँ, सब कुछ, हाँ। अच्छा, मेरे मोहल्ले का नथुलाल हलवाई, क्या वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है? वो सोहनलाल समोसे वाला, क्या वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है? ना ना ना, बॉडी कॉर्पोरेट केवल वो होते हैं जो सेपरेट लीगल एंटिटी के डेफिनेशन में आता है, जो एक सेपरेट लीगल एंटिटी कहलाते हैं। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यस। एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है, यस। फॉरेन कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, यस। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन सेपरेट लीगल एंटिटी है, यस। कभी पार्टनरशिप फर्म यहां नहीं आ सकती, कभी प्रोपराइटरशिप फर्म यहां नहीं आ सकती। बात समझ आया? तो यानी कि ये सब बॉडी कॉर्पोरेट है। ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी भी वैसे तो बॉडी कॉर्पोरेट है, होना चाहिए, बट लॉ कहता नहीं, उसे मैं बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं लूंगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आएगी। रीजन क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट ना कहीं प्रॉफिट मोटिव से बनती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं। तो इसलिए क्लियर हो गई इतनी बात? तो एक बार फिर बोलो हाँ। तो बॉडी कॉर्पोरेट में बाकी सब आता है, इंक्लूड अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। देखो डेफिनेशन कैसी है, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। उसमें कहा इंक्लूड, अब ये नहीं लिखा कि इसमें एलएलपी भी आएगी, फॉरेन कंपनी भी आएगी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी आएगी, कंपनी भी आएगी ना, ये नहीं लिखा। उसने कहा इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब ये भी इंक्लूड होगा, बाकी तो है ही, ये भी इंक्लूड होगा, मगर एक्सक्लूड कर देना कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन ये है, लॉ की डेफिनेशन ऐसे याद करनी है कि बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट एक्सक्लूड द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, आगे बढ़े। अगली डेफिनेशन है मेरे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन का मेरे पास लिंक कहां बैठेगा? बैठेगा ना, लिंक बैठेगा जब मैं करूंगा विद सेक्शन 128। सेक्शन 128 के साथ मुझे इसका लिंक बिठाना पड़ेगा। ओके, बॉडी कॉर्पोरेट अगेन इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इंक्लूड बॉडी सॉरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। अच्छा, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल्स एंड परचेज, एसेट्स एंड लायबिलिटी, और कॉस्ट कम वाली कंपनीज के केस में, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनमें कॉस्ट रिकॉर्ड्स, जितने कॉस्ट रिकॉर्ड्स होते हैं वो सब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या होता है? आंखें करो बंद, रिकॉल करो, सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना नहीं कर पाओगे। जो करने हैं वहां मैं जोर जोर से बोलता जाऊंगा। फिलहाल जल्दी जल्दी बोलो। इंक्लूड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। दूसरा बोलो, सेल्स एंड परचेज, एसेट्स एंड लायबिलिटी, आइटम ऑफ कॉस्ट इन केस ऑफ अ स्पेसिफाइड कंपनी, जहां पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स की जरूरत होती है। एक पूछता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, नहीं बच्चे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनेगी, ठीक है।
आगे बढ़ें। अब आता है कंट्रोल। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 27। सवाल उठा कहीं से लिंक बनेगा इसका, यस लिंक बनेगा। कहां बनेगा? लिंक बनेगा इसका विद सेक्शन 89 एंड 90, यहां पर जाकर लिंक बनेगा। हाँ जी, तो सवाल उठा कंट्रोल का मतलब क्या होता है? जब जब आपके पास राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स है तो इसका मतलब आप का कंपनी के ऊपर कंट्रोल है। दूसरा, जब जब आपके पास अधिकार है मैनेजमेंट का या पॉलिसी डिसीजंस का, इसका मतलब आपके पास कंपनी का कंट्रोल है। जब जब आपके पास शेयर होल्डिंग इतनी है, मैनेजमेंट के राइट्स इतने हैं, शेयर होल्डर्स का एग्रीमेंट है आपके पास, या वोटिंग एग्रीमेंट है, या किसी भी प्रकार से आप कंपनी में डिसाइडर की भूमिका निभाते हो, तो इसका मतलब आपका कंपनी पे कंट्रोल है। आंखें बंद करो, रिकॉल करो। डेफिनेशन आ जाए, लगता नहीं है, एमसीक्यू पर्पस से फिर भी रेलेवेंट हो सकती है, बट पेपर में नहीं पूछेगा शायद। डिफाइन कंट्रोल, डिफाइन कंट्रोल ऐसा नहीं पूछेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? चले, धन्यवाद त्रिपाठी जी, धन्यवाद। तो कंट्रोल शैल इंक्लूड राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर। दूसरा बोलो, फटाफट रिकॉल करो, रिकॉल करो। कंट्रोल किसके ऊपर? मैनेजमेंट के ऊपर या पॉलिसीज के ऊपर। थर्ड, कंट्रोल किसके ऊपर? कंट्रोल शैल इंक्लूड राइट टू कंट्रोल द मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजन। ये जो आपका कंट्रोल आया है मैनेजमेंट के ऊपर या पॉलिसी डिसीजन के ऊपर या मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का जो आपको अधिकार मिला है, ये कैसे मिला है? ये कैसे? ये दोनों पॉइंट कहते हैं अधिकार। वो अधिकार जो है आपके पास तो कंट्रोल माना जाएगा। ये लाइन बताती है कि ये अधिकार कैसे आएगा आपके पास। समझ आई बात? कैसे आया? अब समझने में आसानी पड़ेगी। धीरे धीरे करके बोलो। कंट्रोल याद करके जाना है डेफिनेशन को। इंक्लूड राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर और कंट्रोल द मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजन। ये हैं अधिकार। कितने? 3 अधिकार, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर और कंट्रोल द मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजन। अब ये अधिकार आए कैसे? बाय वर्चू ऑफ, किसके कारण? इसके कारण, शेयर होल्डिंग के कारण, मैनेजमेंट राइट के कारण, शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट या वोटिंग एग्रीमेंट के कारण, या किसी भी और कारण। समझ आया? बोलो ना हाँ। कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं? चले, मेरी अगली डेफिनेशन जो मेरे सामने आती है वो है एक्सपर्ट की डेफिनेशन। एक्सपर्ट में कौन आता है? सवाल उठा एक्सपर्ट की डेफिनेशन की, सर जरूरत क्या पड़ेगी? देखते हैं। एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी आपको लिंक विद प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का चैप्टर आएगा और वहां पर सेक्शन 26 आएगा जहां पर आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। 34 में जरूरत पड़ेगी, सेक्शन 26, 34 एंड 35। यहां 3 जगह आपको एक्सपर्ट नाम नजर आएगा। तो वहां के उन लिंकेज के लिए आपको ये समझना पड़ रहा है। एक्सपर्ट में क्या आता है? क्या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं एक्सपर्ट हूं? हाँ। सीएस? हाँ। कॉस्ट अकाउंटेंट? हाँ। इंजीनियर, वैल्यूअर और कोई भी पर्सन जिसको सर्टिफिकेट इशू करने की पावर है, जिसके पास सर्टिफिकेट इशू करने की पावर है, वो भी कौन कहलाएगा? एक्सपर्ट कहलाएगा। काश तुम हाँ बोलते होते। बोलो ना हाँ। तो हमारी अगली डेफिनेशन है मेरे बंधुओं, नाम है जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेक्शन 2 क्लॉज 40 फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन बताती है। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, आधी से ज्यादा कंफ्यूजन तो बच्चों को ये रहती है कि सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क क्या होता है। देखो, बात बड़ी सीधी सी है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है आपके लेजर, आपकी कैश बुक, ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है बैलेंस शीट, द प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट है, मतलब अगर प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट है तो फिर वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस तो आएगा नहीं, तो वहाँ पे क्या आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये तो तुम्हें बचपन में अकाउंट्स की टीचर ने सिखाया होगा, याद करो ना वो दिन, छोड़ आए हम वो गलियाँ। ठीक है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होती है। द आंसर इज हाँ।
अ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल, हाँ जी, क्या ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होती है? द आंसर इज हाँ भाई हाँ। अच्छा, एनी एक्सप्लेनेटरी नोट, वो जो नोट्स जो अकाउंट्स होते हैं, क्या वो भी होती है? द आंसर इज यस। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात चीज क्या है, क्या जहाँ तक कैश फ्लो स्टेटमेंट का रहा, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनेगी फॉर ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी। हर प्राइवेट कंपनी नहीं, केवल वो प्राइवेट कंपनी जो इन द नेचर ऑफ स्टार्टअप है, वो प्राइवेट कंपनी जो इन द नेचर ऑफ स्टार्टअप है। ध्यान रखना स्टार्टअप। अब वो स्टार्टअप कौन है ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, स्टार्टअप आपको खुद पेपर में दे देगा। ठीक हो गई इतनी बात। डोरमेंट कंपनी क्या होती है? वो कंपनियां जिन्होंने अभी अपना बिजनेस शुरू नहीं किया है बट जो फ्यूचर में चलकर अपना बिजनेस शुरू करेंगी, इन्हें डोरमेंट कंपनियां कहा जाता है। तो फटाफट रिकॉल कीजिएगा एक बार कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, तो सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है बैलेंस शीट, उसमें आता है प्रॉफिट एंड लॉस, सेक्शन 8 कंपनीज में प्रॉफिट एंड लॉस की जगह आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, फिर आता है एक्सप्लेनेटरी नोट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं होगा पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी इन द नेचर ऑफ स्टार्टअप के केस में। बट ये एग्जम्पशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को केवल तभी मिलेगी जब उसने कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो, सेक्शन 137 या फिर सेक्शन 92 के अंदर। 137 में क्या आता है? सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू आरओसी, और 92 में क्या होता है? सबमिशन ऑफ एनुअल रिटर्न टू द आरओसी। ठीक है, फिर मेरी अगली डेफिनेशन आती है फाइनेंशियल ईयर। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, हाँ देखो जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेक्शन याद कर लेना, सेक्शन 2 क्लॉज 40। फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद कर लेना, सेक्शन 2 क्लॉज 41। फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन में ये पोर्शन बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, ये पोर्शन। ठीक है, तो क्या कहता है देखिएगा तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? जैसे ही मैं पूछूं हम शुरू हो जाएंगे जी 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक होता है, ऐसी की तैसी कराओ। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर नहीं है, होता होगा मगर डेफिनेशन वाइज क्या है? डेफिनेशन वाइज कहता है कि ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च, बस इतना लिखना है। क्योंकि जैसे ही आपने लिखा ना 1 अप्रैल, तो सवाल उठा अगर 1 अक्टूबर को कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो दिक्कत आएगी ना। तो इसलिए लॉ मेकर ने समझदारी का परिचय दिया और उन्होंने लिखा कि द फाइनेंशियल ईयर मींस द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी कंपनी का जन्म 1 जनवरी, अगर मान लीजिए किसी कंपनी का जन्म 1 जनवरी या उसके बाद हुआ है, ओके 1 जनवरी या उसके बाद हुआ है, तो फिर आने वाली 31 मार्च नहीं होगी, तो फिर कौन सी मार्च होगी? इससे अगली 31 मार्च 2020। यानी कि ले देकर एक सवाल ये उठता है कि फाइनेंशियल ईयर मैक्सिमम कितने महीने का हो सकता है? तो मैं कह सकता हूं 15 मंथ्स का हो सकता है। कितने? 15 महीने का हो सकता है, क्योंकि अगर कंपनी का जन्म 1 जनवरी को हुआ तो आने वाली 31 मार्च नहीं, उससे अगली 31 मार्च तक कंपनी का फाइनेंशियल ईयर जाएगा। ठीक हो गई इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हम, क्योंकि अंग्रेज हमें देके गए और ये कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल ईयर का और कैलेंडर ईयर का, तो हमने इसे फॉलो कर लिया क्योंकि अंग्रेजों ने दिया है। तो भाई तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, हमने इसे फॉलो किया आंखें बंद करके। बट अमेरिका में तो ऐसा नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा नहीं होता, ब्राज़ील में तो ऐसा नहीं होता, रशिया, फ्रांस, जर्मन, चाइना, इनमें तो ऐसा नहीं होता। इनमें केवल एक ईयर फॉलो किया जाता है। तो ये जो है ना कॉन्सेप्ट, ये केवल कॉमनवेल्थ कंट्रीज में फॉलो किया जाता है, एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपना कानून सही कर लिया है, बट अदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज जितनी भी हैं सब जगह ये फाइनेंशियल ईयर का अलग, कैलेंडर ईयर का अलग। क्यों? क्योंकि अंग्रेज देके गए थे। अब वो लल्लू थे तो हम क्या करें? तो अब सवाल उठा कि दो ईयर फॉलो करने की जरूरत क्या है? तो अमेरिका का लॉ तो सीधा है कि एक ही कैलेंडर ईयर है, एक ही फाइनेंशियल ईयर है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। ये तो हमारे यहाँ है, कैलेंडर ईयर अलग, फाइनेंशियल ईयर अलग। कुछ जगह कैलेंडर ईयर यूज होता है, कुछ जगह फाइनेंशियल ईयर यूज होता है। अब सोच के देखो, हमारे यहाँ की कंपनी इन्फोसिस, अब इन्फोसिस की 30 मान लीजिए सब्सिडरी हैं, जिनमें से कुछ सब्सिडरीज जो हैं वो कहाँ पर हैं? यूएसए में। अब सोच के देखो एक और बात कि यूएसए की जो सब्सिडरी हैं तो उनके लिए फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर एक ही होगा, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। बट हमारे यहाँ की कंपनियों के लिए फाइनेंशियल ईयर बनता होगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो क्या कंसोलिडेशन जब होगा तो दिक्कत आएगी? यस। तो अब कंसोलिडेशन में जो दिक्कत आएगी तो उसके लिए समाधान क्या है?
वो क्या कि ये कंपनियां, हमारी कंपनियां सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को कह सकती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेरी कोई होल्डिंग कंपनी, मेरी कोई सब्सिडरी कंपनी या मेरी एसोसिएट कंपनी जो है आउटसाइड इंडिया है और उनका फाइनेंशियल ईयर दूसरा है, जिसकी वजह से मुझे कंसोलिडेशन में दिक्कत आ सकती है, तो हे सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे परमिशन दे दो कि मैं भी अपना फाइनेंशियल ईयर उनके अकॉर्डिंगली चेंज कर सकूं ताकि कोई दिक्कत ना आए कंसोलिडेशन में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस एप्लीकेशन के बेसिस पे अलाउ कर सकती है। द आंसर इज यस, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो अलाउ कर सकती है कि आप फाइनेंशियल ईयर दूसरा फॉलो कर सकते हैं। इस पे सवाल बन सकता है कि क्या फाइनेंशियल ईयर दूसरा फॉलो किया जा सकता है कि नहीं, तो ध्यान रखना इस पॉइंट के ऊपर सवाल बनता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगली डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। फ्री रिजर्व्स। अब फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? फ्री रिजर्व्स का मतलब होता है वो रिजर्व्स जो कि एकदम फ्री हैं, किस लिए? फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। वो रिजर्व्स जो एकदम फ्री हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, दे आर कॉल्ड एज फ्री रिजर्व्स। ठीक होगी इतनी बात? आगे अब रिवैल्यूएशन रिजर्व कभी भी फ्री रिजर्व का पार्ट नहीं होता, इस बात का भी ध्यान रख लेना। आगे KMP, की मैनेजरियल पर्सोनल। की मैनेजरियल पर्सोनल क्या होते हैं? ये कंपनी के बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। इनका डेफिनेशन की महानता क्या है? क्योंकि कंपनी में जब भी कोई गड़बड़ होगी तो गिरफ्तार ये भी होंगे, पेनल्टी इन पे भी लगेगी, क्योंकि ये कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। अब इसमें कौन कौन आता है? इसमें पहली कैटेगरी आती है कंपनी का MD या फिर कंपनी का मैनेजर या फिर कंपनी का CEO। दूसरी कैटेगरी आती है CS, तीसरा WTD, फोर्थ CFO। CS मतलब कंपनी सेक्रेटरी, CFO माने तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। फिर आता है ऑफिसर जो कि होल टाइम डायरेक्टर से एक लेवल तक ही नीचे होंगे, उससे नीचे नहीं। कैसे? फॉर एग्जांपल देखो कंपनी का हिरार्की क्या होता है, सबसे ऊपर आते हैं या तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर MD या फिर मैनेजर, ठीक है ना। सबसे फिर उसके नीचे आते हैं होल टाइम डायरेक्टर। अब होल टाइम डायरेक्टर्स के नीचे बहुत बड़े सीनियर मैनेजमेंट आता है, इसे सीनियर मैनेजमेंट कहते हैं, जिसे डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है, लाइक बिजनेस हेड, लाइक वाइस प्रेसिडेंट, लाइक जनरल मैनेजर, इन नामों से पुकारा जा सकता है। तो ये जो एक स्टेप नीचे है ना होल टाइम डायरेक्टर के, तो ये भी KMP के अंदर आते हैं। उसके अलावा लॉ मेकर्स ने स्कोप रखा कि फ्यूचर में अगर हम और किसी को भी प्रिस्क्राइब करना चाहेंगे तो कर देंगे, अभी तो नहीं कर रहे हैं मगर फ्यूचर में करना चाहेंगे तो कर देंगे। ओके तो ये KMP की डेफिनेशन थी। इंपॉर्टेंस क्या थी KMP की डेफिनेशन की? कि कंपनी के ऊपर जब भी पेनल्टी लगती है तो पेनल्टी कंपनी के साथ उसके ऑफिसर्स पे लगते हैं, और ऑफिसर्स की डेफिनेशन में KMP भी आता है। अभी हम आगे चल के देखेंगे। हाँ जी, KMP की डेफिनेशन पेपर में आ सकती है? हाँ आ सकती है। सेक्शन 2 क्लॉज 51 ध्यान रखने वाली बात है। नेटवर्थ पेपर में आने की संभावना नहीं है, बस अपने नॉलेज में रखना। नेटवर्थ का मतलब पेड अप शेयर कैपिटल प्लस सभी के सभी रिजर्व, फ्री रिजर्व नहीं, सभी के सभी रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व को छोड़कर। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें से लेस कर दिया जाएगा एक्यूमुलेटेड लॉसेस और डेफर्ड एक्सपेंडिचर। केवल अपनी नॉलेज के लिए ध्यान रखना, अदरवाइज जरूरत नहीं है। वो पेपर में ऐसा पूछ सकता है शायद कि नेटवर्थ निकाल के बताओ, ऐसा कह सकता है, ध्यान रखना, इसके लिए तैयार रहना। जैसे आपसे कॉन्सेप्चुअली चेक करने के लिए वो कह सकता है कि नेटवर्थ बताओ, पेड अप शेयर कैपिटल बताओ, सवाल एक बैलेंस शीट दे देगा। ये कॉन्सेप्ट चेक कर सकता है आपके, ध्यान रखना, पेपर में पास्ट में आ चुका है। आगे फिर आता है ऑफिसर। मैंने कहा ना ऑफिसर की डेफिनेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि कंपनी में कोई भी गड़बड़ होगी तो सजा किसको मिलेगी? कंपनी के ऑफिसर्स को। तो सवाल उठा अब ऑफिसर्स में आता कौन कौन है? ऑफिसर्स में आते हैं कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी का मैनेजर और KMP। कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के KMP, कंपनी का मैनेजर, और इसके अलावा और कोई भी वो व्यक्ति जो कि जहां पना है और जिसकी डायरेक्शन पर कंपनी नाचना शुरू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल तुमने कहा नाचो पोपली नाचो, और मैंने तुम्हारे कहने पे नाचना शुरू कर दिया, इन्हीं लोगों ने टिक टिक, इन्हीं लोगों ने। अब तुम्हारे कहने पर अगर मैंने नाचना शुरू कर दिया तो तुम कौन हुए? जहां पना, और मैं कौन हुआ? अनारकली। समझ आया? तो वो व्यक्ति जिसकी डायरेक्शन पर पूरी कंपनी नाचना शुरू कर दे, इसे भी कहते हैं ऑफिसर। ये है कौन? Any person in accordance with whose direction or instruction the board of director or one or more of the director are accustomed to act. Accustomed मतलब habitual, जिनको आदत है उनकी डायरेक्शन पर नाचने की। तो ये होते कौन है? ये होते हैं प्रमोटर्स।
अगर आप प्रमोटर्स की डेफिनेशन अभी पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 69 में, तो ये वर्डिंग्स वहां भी आएंगे। ये सारे वर्डिंग जिनका मुंह काला कर रखा है, ध्यान रखना, ये वर्डिंग्स जिनका मुंह काला कर रखा है ये प्रमोटर की डेफिनेशन के अंदर भी आएंगे। तो प्रमोटर कौन होता है? वो व्यक्ति जिसकी पूरी इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन पे पूरे के पूरी कंपनी नाचने लग जाती है, ठीक है, तो वो भी ऑफिसर की डेफिनेशन का पार्ट है। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है, एक ऑफिसर इन डिफॉल्ट। इस डेफिनेशन को याद करना है, इसके ऊपर सवाल अपने आप में बना सकता है। बहुत बड़ी डेफिनेशन है, परंतु ध्यान रखना वो सवाल इस पे बना सकता है, स्कोप बनता है, एक सवाल बना चुका है और भी फ्यूचर में सवाल बना सकता है। तो बड़े ध्यान से सुनना, ऑफिसर इन डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? ऑफिसर इन डिफॉल्ट का मतलब है फॉलोइंग ऑफिसर। ओके, पहला होल टाइम डायरेक्टर, ऑफिसर इन डिफॉल्ट मतलब जब भी देखेंगे, कभी भी किसी भी पेनल्टी के सेक्शन में जाओगे तो वहां पे गौर करना, वर्ड लिखा होगा कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट। तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट के अंदर कौन कौन आता है? होल टाइम डायरेक्टर, यानी कि कभी भी सजा मिलेगी तो ये लपेटे जाएंगे, कंपनी ने गड़बड़ की तो ये लपेटे जाएंगे। केएमपी, अगर कंपनी में कोई केएमपी नहीं है तो फिर डायरेक्टर, कौन सा डायरेक्टर? जो बोर्ड स्पेसिफाई करेगा कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकाउंट्स को मैनेज करना। हम अपने एक डायरेक्टर को अकाउंट्स की जिम्मेदारी देते हैं और जिसने अपनी कंसेंट भी दी होगी कि हां मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं। परंतु अगर सवाल उठता है, आप सवाल पेपर में क्या आया? जो सवाल आया पेपर में, कंपनी में कोई केएमपी नहीं है, किसी डायरेक्टर को जिम्मेदारी भी नहीं दी, अब यह सवाल उठा था। तो सवाल उठा अब ऑफिसर इन डिफॉल्ट में कौन आएगा? सारे के सारे डायरेक्टर। तो यानी कि अगर केएमपी नहीं है तो थर्ड पॉइंट आएगा, और अगर केएमपी है तो थर्ड पॉइंट नहीं आएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? पहले तो हां बोलो इस बात पे। अगर केएमपी है तो थर्ड पॉइंट में आएंगे ही नहीं, और अगर केएमपी नहीं है तो थर्ड पॉइंट में आएंगे। और थर्ड पॉइंट में आएंगे तो किसको देखेंगे? वो डायरेक्टर जिसे की जिम्मेदारी दी गई है बोर्ड के द्वारा और जिसने अपनी कंसेंट भी दी है। बात समझ आई? और अगर ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं है तो सभी के सभी डायरेक्टर, अगर ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं है तो सभी के सभी डायरेक्टर। हो गई। चलिए आगे। क्या हर कंपनी में केएमपी रखने की जरूरत है? क्या हर कंपनी को केएमपी रखने की जरूरत है? नहीं, ध्यान रखना, ये तुम्हारी नॉलेज के लिए है, बस नॉलेज ओनली। नहीं जी, हर कंपनी को केएमपी नहीं रखना, केवल उन्हीं कंपनी को केएमपी रखने की जरूरत होती है जो कि लिस्टेड कंपनी होती है या जिनकी पेडअप कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा होती है। नॉलेज के लिए याद रह जाए तो अच्छी बात है, ना याद रह पाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर कहता है जी एनी पर्सन, अगला ऑफिसर इन डिफॉल्ट में कौन आएगा? एनी पर्सन हु अंडर द इमीडिएट अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑब्लिक केएमपी। Any person who under the immediate authority of the board oblique KMP charged with any responsibility including, बड़े ध्यान से पढ़ना, कोई भी वो व्यक्ति जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जिसके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन कौन सी? मेंटेनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स, और वो बंदा जानबूझ के परमिट करता है या फिर फेल टू टेक एक्टिव स्टेप टू प्रिवेंट एनी डिफॉल्ट। क्योंकि मैंने कहा ऑफिसर इन डिफॉल्ट, कंपनी ने कुछ भी गड़बड़ की तो ये लायबल है। तो सवाल उठा कि वो व्यक्ति जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इमीडिएट अथॉरिटी के अंदर काम करता है, इसमें कौन कौन आ सकते हैं? सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, सीनियर अकाउंटेंट, ऐसे लोग। तो वो व्यक्ति जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या केएमपी की अथॉरिटी के अंडर काम करता है और जिनको जिम्मेदारी दी गई है इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स की, और जो जानबूझ के परमिट करते हैं या जानबूझ के फेल मतलब स्टेप नहीं लेते इस डिफॉल्ट को सही करने के लिए, नोइंगली परमिट लिखा है। तो यानी कि क्या मैं, हाँ चीफ अकाउंटेंट भी कह सकते हो, क्या मैं कह सकता हूं बेनिफिट ऑफ गुड फेथ मिलेगा यहां पर?
यानी कि अगर आपको अकाउंट्स की जिम्मेदारी दी गई है परंतु आप गुड फेथ में हो, यानी कि आपने अपनी तरफ से स्टेप लिया मगर ऊपर वालों ने कुछ नहीं किया, आपने अपनी तरफ से स्टेप लिया, आपकी जो जिम्मेदारी बनती थी आपने पूरी की है, ऊपर वालों ने आपकी सुनी नहीं, तो क्या बच जाओगे? यस, क्योंकि वर्ड नोइंगली है। नोइंगली का मतलब यह होता है कि जिसने जानबूझ के ऐसा किया, यानी कि अगर कोई गुड फेथ में है तो वो बच जाएगा। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, अगर वो बहुत डीप में गया तो इन पे चीजों पे सवाल बनाएगा। ठीक है, आगे। कोई भी वो व्यक्ति जिसकी डायरेक्शन के मुताबिक, इंस्ट्रक्शन के मुताबिक पूरे का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाचने लग जाए। अभी बताया ना, जहां पना अनारकली इन्हीं लोगों ने टिंग टिंग, समझ गए ना? चले, बट हां, कोई व्यक्ति अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस देता है तो वो व्यक्ति यहां नहीं आएगा। ठीक, आगे। कोई भी वो डायरेक्टर जो कि अवेयर है कॉन्ट्रावेंशन के बारे में, कोई भी वो डायरेक्टर जो अवेयर है कॉन्ट्रावेंशन के बारे में कि गड़बड़ हुई है मगर जो ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा इस बात पे, या फिर ये कॉन्ट्रावेंशन में उसी का तो हाथ है, उसकी कंसेंट है, उसकी सहमति है, या फिर कन्वींस मतलब उसकी मिलीभगत है। ओके, भूमिका बताऊंगा बेटा, आने वाला है, फाइनल का भी आने वाला है रिवीजन। आया रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद होगा भूमिका। अरे पढ़ के बोलो ना। हाँ, तो हर वो डायरेक्टर जिसे कॉन्ट्रावेंशन का पता है, इस डेफिनेशन को घर पे जाके आज क्लास के बाद अच्छे से रिवाइज करना, पहले बता रहा हूं, जिसे कॉन्ट्रावेंशन का पता है मगर जो ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, या फिर ये कॉन्ट्रावेंशन ही उसकी कंसेंट से हुई है या उसकी कन्वीनियंस मतलब मिलीभगत से हुई है। ओके, फिर in respect of issue or transfer of any shares of the company, in respect of the issue or transfer of the shares of the company, okay, the share transfer agent, ये कौन है भाई? share transfer agent, registrar to an issue, the merchant banker to the issue or transfer, ये कौन है भाई? देखते हैं बड़े ध्यान से, ये जो एनालिसिस दिया हुआ ना इसे ध्यान से देखना। कंपनी का नाम है पोपली गारमेंट्स लिमिटेड। ठीक है, कंपनी ने क्या किया, प्लान किया कि चलो जी हम आईपीओ लाते हैं। आईपीओ माने तो इनिशियल पब्लिक ऑफर लाते हैं। अब आईपीओ में कंपनी के स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट किया जाएगा। जो भी आप समझ रहे हैं ये केवल नॉलेज पर्पस है, ठीक है ना? जो भी ये डब्बे में बॉक्स में बना हुआ है नॉलेज पर्पस है। चले, प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट किया जाएगा, सेबी का अप्रूवल आएगा, अंडर राइटर्स अपॉइंट किए जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज के पास जाके रजिस्ट्रेशन होगा। ये इतने काम, हाँ, कौन करेगा कंपनी में इतने काम? इसके लिए कंपनी सेवाएं लेती है एक व्यक्ति की जिसे हम कहते हैं मर्चेंट बैंकर। समझ आया मर्चेंट बैंकर कौन है? अब अगर मर्चेंट बैंकर ने इन सेवाओं को देने में गड़बड़ की, इन सेवाओं को देने में गड़बड़ की, तो मर्चेंट बैंकर रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना? तो इन रिस्पेक्ट ऑफ इशू और ट्रांसफर ऑफ एनी शेयर्स ऑफ द कंपनी, द शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार, मर्चेंट बैंकर। तो जो अगर इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों में गड़बड़ की तो ये लेवल होंगे, ठीक है? एप्लीकेशन उसके बाद पब्लिक एंड अलॉटमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो लोग एप्लीकेशन देते हैं और कंपनी फिर उन शेयर्स के एप्लीकेशन के बेसिस पर अलॉटमेंट करती है। किरण जी, मेरे यूट्यूब चैनल पे ना जनरल मीटिंग का पूरा मैराथन पड़ा है, अभी पिछले हफ्ते ही हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे ध्यान देखिएगा, एप्लीकेशन बाय द पब्लिक एंड द अलॉटमेंट ऑफ कंपनी। ठीक हो गई इतनी बात? अब रजिस्ट्रार टू एन इशू पिक्चर में आता है। जैसे जैसे कंपनी अलॉटमेंट करती है, रजिस्ट्रार टू एन इशू, हर एक अलॉटी का नाम लिखता जाता है, यानी कि हर एक अलॉटी की पूरी डिटेल मेंटेन करने का काम कौन करता है? रजिस्ट्रार टू एन इशू। देखो जी, अगर इसने कोई भी गड़बड़ की तो रजिस्ट्रार भी पकड़ा जाएगा, वो लायबल होगा। यस। तीसरा, शेयर ट्रांसफर एजेंट। जब भी कंपनी में, अब एक दिन में लाखों शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं कंपनियों में, तो फिर डेटाबेस कौन मेंटेन करता है कि नया ट्रांसफरी कौन है, ट्रांसफरर कौन था? ये सारा डेटाबेस मेंटेन करता है शेयर ट्रांसफर एजेंट। तो शेयर ट्रांसफर एजेंट, तो शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार टू एन इशू या फिर मर्चेंट बैंकर, इनमें से किसी ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से ना निभाई तो ये भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? बढ़ सकते हैं आगे। अगली डेफिनेशन है पेड अप शेयर कैपिटल।
पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब है जो अमाउंट पेड अप कैपिटल में क्रेडिट हो चुका है वो पेड अप शेयर कैपिटल है। ठीक है, मेरी अगली डेफिनेशन है रिलेटिव। रिलेटिव कौन होते हैं? देखो जी, रिलेटिव के डेफिनेशन कौन क्या कहती है? रिलेटिव की डेफिनेशन कहती है कि वो व्यक्ति जो कि दूसरे वाले से रिलेटिव है, किस प्रकार से कि दे आर द मेंबर ऑफ द HUF, दे आर द मेंबर ऑफ द HUF। मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं और पोपली इंडस्ट्रीज का डायरेक्टर हूं और मेरा एक HUF भी है, तो मेरे HUF के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मेरे रिलेटिव हैं। अगर मैं डायरेक्टर हूं और मेरा एक HUF है तो उस HUF के जितने भी मेंबर हैं वो सारे मेरे रिलेटिव्स आएंगे, वो सारे मेरे रिलेटिव कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, अभी इस डेफिनेशन की अगले सेक्शन में जरूरत पड़ेगी, सेक्शन 2 क्लॉज 76 के अंदर। फिलहाल रिलेटिव की डेफिनेशन पेपर में आ सकती है, हाँ आ सकती है। आगे, दे आर द हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ क्या रिलेटिव हैं? हाँ रिलेटिव हैं। और इसके अलावा वन पर्सन इज रिलेटेड टू अदर पर्सन इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब। अच्छा, कौन कौन सी मैनर एज में भी प्रेस्क्राइब है? देखो जी, एक सिंपल सा फंडा है, वो क्या? आपको एक पीढ़ी ऊपर जाना है, एक पीढ़ी नीचे आना है और सबका विवाह संपन्न करा देना है। मान लीजिए, जैसे मैंने शायद यहाँ पर दिया भी होगा, अगर नहीं दिया तो फिर मैं एक ड्राइंग आपको बना के दिखा देता हूँ। दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं। आप बड़ी सीधी सी बात है, यहाँ पे देखिएगा राम के एक पीढ़ी गए राम के पापा, राम की मम्मी। एक पीढ़ी गए राम का बेटा, राम की बेटी। ठीक है जी, विवाह सबका संपन्न कराना है। अब मम्मी पापा का विवाह हुआ होगा तभी तो राम आया, ठीक है ना? क्योंकि वैसा तो हो नहीं सकता कि जैसे बचपन में हमें बच्चे होते हैं तो हमें सिखाया जाता है तुम्हें तो चंदा मामा दे के गए थे, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, कि चंदा मामा दे जाएं। तो फिर मम्मी पापा का विवाह हुआ होगा तभी राम की उत्पत्ति हुई। अब राम का बेटा, बेटे की वाइफ, राम की बेटी, बेटी का हबी, ओके, राम का भाई, राम की बहना, ठीक है ना? चले, उसके बाद पापा में स्टेप पापा भी आएंगे, मम्मी में स्टेप मम्मी भी आएगी, ब्रदर में स्टेप ब्रदर भी आएगा, सिस्टर में स्टेप सिस्टर भी आएगी, बेटे में स्टेप सन भी आएगा। अच्छा, बेटे की वाइफ, बहू, वाइफ सौतेली हो सकती है? ये मेरी सौतेली वाइफ है। अबे सौतेली वाइफ क्या होता है बे? क्या तो वाइफ है या नहीं है? ये सौतेली वाइफ क्या होती है? तो इसलिए सौतेली वाइफ नहीं हो सकती है। राम की बीवी कहां गई? हाँ, अरे बताओ, टेक्निकल मुद्दा ला दिया इन्होंने। वाइफ वाइफ बेटा बेटी कैसे हो गए? वाइफ तो है नहीं। वाइफ है मगर आप भूल गए, क्योंकि वाइफ ऊपर आ गई है, उसे स्पेशल कैटेगरी दी गई है। दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, वो ऊपर सेकंड पॉइंट में कवर है। नालायकों, तुम प्रकृति के नियम हिला दो। आगे बढ़ते हैं, समझे? आगे बढ़ते हैं। तो दे आर हस्बैंड, कहां गया मैं? हाँ, ये रहा। तो भाई भाई में स्टेप ब्रदर, सिस्टर में स्टेप सिस्टर, बेटे में स्टेप सन। अच्छा, वाइफ तो हो नहीं सकती। डॉटर में स्टेप डॉटर लेनी तो चाहिए थी, बट वो लॉ मेकर ने नहीं ली है। अब तुम पूछो क्यों नहीं ली, तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। तुमको फिर भी बता दो, मैं कहूंगा कोई जवाब नहीं है, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। वो कोई पुरुष प्रधान सोच वाला रहा होगा बस, और मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरी अगली डेफिनेशन है प्रमोटर। प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर वो व्यक्ति होता है जिसका नाम, जब भी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू किया करती है तो उस प्रोस्पेक्टस में जिसका नाम भी प्रमोटर के रूप में लिखा जाता है वो प्रमोटर है। या जिसका नाम सालाना आरओसी को सबमिट होने वाली एनुअल रिटर्न में प्रमोटर के रूप में लिखा जाता है, वो भी कंपनी का प्रमोटर है। प्रमोटर में वो भी हो सकता है जो कि कंट्रोल रखता है ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अच्छा, अफेयर्स का मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, वो वाले वो नहीं है। अफेयर्स का मतलब है बिजनेस ऑफ द कंपनी। नालायकों, दिमाग का शुद्धिकरण करो, आज ही गंगा जल के छींटे डालो, मैं भी नहाऊंगा गंगा जल से। नालायकों, अफेयर्स का मतलब है बिजनेस। तो वो व्यक्ति जिसका कंट्रोल है किसके ऊपर? कंपनी के बिजनेस के ऊपर। ओके, फिर ये कंट्रोल कैसे हो सकता है? शेयर होल्डर के रूप में हो सकता है, हाँ। डायरेक्टर के रूप में, हाँ भाई हाँ। अदरवाइज, हाँ, अदरवाइज भी हो सकता है। ओके ओके, अच्छा जी। थर्ड, याद करो, जहां पना अनारकली अभी आया था ना, इन्हीं लोगों ने टिंग टिंग, इन्हीं लोगों ने अनारकली था या पली था? अनारकली था, हाँ।
समझ आया? जिसकी इंस्ट्रक्शन पे सारे के सारी कंपनी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाचने लग जाते हैं। फिर उसके बाद आया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो हैं जो कि कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। एमसीक्यू पर्पस से आ सकता है, ध्यान रखना, एमसीक्यू पर्पस से पूछा जा सकता है कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब जो कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स होती है, उसे जो मिलकर जो एक बॉडी बनती है, मिलकर जो ग्रुप बनता है, उसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। एमसीक्यू पर्पस से रेलेवेंट है। समझ आ गया? अरे भाई बोलो ना। हाँ चलो जी, तो हम अगली डेफिनेशन पर आते हैं। मेंबर, सेक्शन 2 क्लॉज 55 मुझे मेंबर का मतलब बताता है। सेक्शन 2 क्लॉज 55, देखो जी, मेंबर कैसे बना जा सकता है। कंपनी का मेंबर बनने का सबसे पहला तरीका क्या है कि आप सब्सक्राइब कर लो। किसको? कंपनी के मेमोरेंडम को। यानी कि हर वो व्यक्ति जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करता है वो कंपनी का मेंबर बन जाता है। जैसे ही कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है तो इस सब्सक्राइबर का नाम सबसे पहले रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा जाता है। तो ये कंपनी का मेंबर कहलाता है। इसके अलावा कंपनी क्या करती है? इसके अलावा फिर कंपनी शेयर्स इशू करती है। जब शेयर्स इशू करती है तो लोग शेयर्स की एप्लीकेशन देती है। जब शेयर्स की एप्लीकेशन आती है तो कंपनी फिर उनको अलॉटमेंट करती है। अलॉटमेंट करने के बाद कंपनी उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख देती है। फिर जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा गया वो भी मेंबर कहलाते हैं। द आंसर इज यस। तो यानी कि हर वो व्यक्ति जिसने की एप्लीकेशन दी, वर्ड क्या है? हु एग्रीज इन राइटिंग, यानी कि जिसने एप्लीकेशन दी टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी एंड हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी, तो वो भी कंपनी का कौन कहलाता है? मेंबर कहलाता है। थर्ड, हर वो व्यक्ति जो कंपनी के शेयर होल्ड करता है डीमैट सिस्टम में। डीमैट सिस्टम के अंदर होता कौन है? डीमैट सिस्टम के अंदर एक होता है डिपॉजिटरी। कौन होता है? डिपॉजिटरी। और एक होता है बेनिफिशियल मेंबर। अब होता क्या है, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के M1 से लेकर M30 लाख मेंबर हैं। तो अब रिलायंस का जो रजिस्टर ऑफ मेंबर बनेगा, रिलायंस के रजिस्टर ऑफ मेंबर में केवल एक ही नाम लिखा जाएगा, NSDL का या CDSL का, जहाँ पे भी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, क्योंकि हमारे देश में ये दो डिपॉजिटरी हैं, या तो NSDL और CDSL। ठीक है, तो डिपेंड करेगा, कुछ कंपनियां NSDL के पास रजिस्टर्ड हैं, कुछ कंपनियां CDSL के पास रजिस्टर्ड हैं। मान लीजिए जैसे रिलायंस रजिस्टर्ड है NSDL के पास, ठीक है, तो अब होगा क्या कि NSDL का एक रजिस्टर ऑफ मेंबर बनेगा, NSDL का एक रजिस्टर बनेगा जहाँ पे एक्चुअल लिस्ट ऑफ मेंबर आएगी, M1 से लेकर M30 लाख मेंबर तक की डिटेल एक्चुअल में यहाँ पर आएगी। तो अब देखिए डिपॉजिटरी सिस्टम में कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में डिपॉजिटरी का नाम लिखा और डिपॉजिटरी के रजिस्टर में एक्चुअल मेंबर का नाम लिखा है। तो बताइए मैं मेंबर किसे कहूँ, जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में है या जिसका नाम डिपॉजिटरी के रजिस्टर में है? द आंसर इज डिपॉजिटरी के रजिस्टर में है। सारे बेनिफिट किसे मिलेंगे? डिविडेंड किसे मिलेगा? बोनस किसे मिलेंगे? किसको मिलेंगे? इसको, यानी कि दे आर कॉल्ड नॉट द रजिस्टर्ड ओनर, क्योंकि इनका नाम रजिस्टर में नहीं है, दे आर कॉल्ड एज बेनिफिशियल ओनर। तो डिपॉजिटरी के केस में हर वो व्यक्ति जिसका नाम डिपॉजिटरी के रजिस्टर में लिखा है और जो बेनिफिशियल ओनर होता है, एवरी पर्सन होल्डिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड हुज नेम इज एंटर्ड एज अ बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये भी मेंबर होता है। तो मेंबर की डेफिनेशन अगेन इंपॉर्टेंट, सेक्शन 2 क्लॉज 55। फिर मेरे पास डेफिनेशन आती है रिलेटेड पार्टी की। जब मैं रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन कहता हूं तो सवाल उठा, इस पे कैसे सवाल आ सकता है? देखो, वो खुद तो पूछ सकता है कि मेंबर को डिफाइन करो, तो आपको मेंबर पूरा लिखना पड़ेगा। वो ऐसे भी पूछ सकता है रिलेटिव को डिफाइन करो, तो आपको रिलेटिव पूरा लिखना पड़ेगा। बट वो कभी नहीं पूछ सकता कि रिलेटेड पार्टी को डिफाइन करो। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन इतनी ज़्यादा वास्ट है, टेक्निकल है, तो इसलिए इस डेफिनेशन के ऊपर और ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो सेक्शन 2 क्लॉज 60 में किया था, इन दोनों डेफिनेशंस के ऊपर केस स्टडी आएगी। जब भी आएगी केस स्टडी आएगी, यानी कि आपको कुछ सिचुएशन बना के पूछेगा कि बताइए ये ऑफिसर इन डिफॉल्ट है या फिर ये रिलेटेड पार्टी है कि नहीं है। ठीक है, तो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 76 में दी गई है। अब रिलेटेड पार्टी कौन होती है? देखो जी, रिलेटेड पार्टी का मतलब है कि अगर कंपनी डील कर रही है
किसी पार्टी से, तो ये पार्टी जिससे कंपनी की डीलिंग हो रही है, हम इसे रिलेटेड पार्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटेड पार्टी कहेंगे इस पार्टी को। अब ये पार्टियों में कौन कौन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स देखना शुरू करते हैं। इसमें आएंगे डायरेक्टर या उनके रिलेटिव, यानी कि जब जब कंपनी अपने डायरेक्टर से या उन डायरेक्टर्स के रिलेटिव से डील करेगी तब तक माना जाएगा कि कंपनी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन कर रही है, क्योंकि ये रिलेटेड पार्टीज होंगी। सिमिलरली जब जब कंपनी डील कर रही होगी केएमपी के साथ या उनके रिलेटिव के साथ, तब तब माना जाएगा कि कंपनी रिलेटेड पार्टी से डील कर रही है। सिमिलरली थर्ड, जब भी कंपनी डील कर रही होगी किसी फर्म से जिसमें कि कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर या उनका रिलेटिव पार्टनर है, दोबारा बोलता हूं, कंपनी डील कर रही है किसी फर्म से, पहले दो में इंडिविजुअल थे डायरेक्टर, दूसरे में केएमपी, तीसरे में फर्म आ गई है। फर्म से डील कर रही है जिसमें कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर या उनका रिलेटिव पार्टनर है। से फॉर एग्जांपल, अगर एक्स लिमिटेड ट्रांजैक्शन कर रही है किसी फर्म के साथ जिसमें एम, जो कि मैनेजर है एक्स लिमिटेड में, और उसका रिलेटिव जो है एम, मिस्टर एम का रिलेटिव मिस्टर एम आर, दैट इज रिलेटिव ऑफ मैनेजर ऑफ एक्स लिमिटेड, वो यहाँ पर पार्टनर है, तो क्या ये रिलेटेड पार्टी हो गई? यस। तो क्या एक्स वाई एंड कंपनी रिलेटेड पार्टी है एक्स लिमिटेड की? द आंसर इज यस। समझ आ गई बात? नेक्स्ट, फिर फोर्थ कहता है, अगर कंपनी डील कर रही है किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से और जहां पर कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर या उनका रिलेटिव उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मेंबर है या डायरेक्टर है। दोबारा बोलो, अगर कंपनी डील कर रही है, आपकी कंपनी डील कर रही है किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जहां पर आपकी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर या उनका रिलेटिव सामने वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या तो मेंबर है या डायरेक्टर है। ओके, मतलब क्या हुआ, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दोनों डील कर रही हैं, यानी कि कंपनी डील कर रही है प्राइवेट लिमिटेड से, एल प्राइवेट लिमिटेड के एंगल से सोचो, एम प्राइवेट लिमिटेड के एंगल से सोचो। तो फिर यहां पे भी यही है कि कंपनी डील कर रही है किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। अब देखते हैं, एल जो है डायरेक्टर है और एल जो है मेंबर है एम प्राइवेट लिमिटेड में, तो क्या मैं कह सकता हूं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एल प्राइवेट लिमिटेड, एम प्राइवेट लिमिटेड जो है वो रिलेटेड पार्टी है? यस, क्योंकि एल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक डायरेक्टर सामने वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मेंबर है। बट एम प्राइवेट लिमिटेड के एंगल से सोचोगे तो ये रिलेटेड पार्टी नहीं है, यानी कि ये तो एक ऐसा संबंध हो गया कि ये मेरा रिश्तेदार है मगर वो मैं उसका रिश्तेदार नहीं हूं। यस, हो सकता है, पढ़ के देखो ना, क्योंकि एम प्राइवेट लिमिटेड डील कर रही है किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ जिसमें एल प्राइवेट लिमिटेड जो है रिलेटेड पार्टी नहीं है। रिलेटेड पार्टी क्यों नहीं है? क्योंकि एम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मेंबर वहां पे डायरेक्टर है, ये सिचुएशन तो कवर ही नहीं है। एल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एंगल से क्यों है? क्योंकि एल प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी का डायरेक्टर वहां पर मेंबर है, ये सिचुएशन वहां पे कवर है कि आपकी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर या उनका रिलेटिव मेंबर हो या डायरेक्टर हो। बात समझ आ गई? तो टेक्निकल था, ये टेक्निकल था, ध्यान रखना। ऐसे ये इन पे ही सवाल आ सकता है, घुमा घुमा के ध्यान रखना। फिर अगला सवाल कहता है कि अगर आपकी कंपनी डील करती है किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी से, ओहो, यानी कि आपकी कंपनी है, कंपनी मतलब प्राइवेट भी हो सकती है पब्लिक भी हो सकती है, डीलिंग किससे हो रही है? किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ, जहां पर डायरेक्टर और मैनेजर, आपकी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर डायरेक्टर है प्लस होल्ड करता है अपने रिलेटिव के साथ मिलकर मोर देन 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ सच पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ओके, यानी कि जेड प्राइवेट लिमिटेड डील कर रही है ए प्राइवेट लिमिटेड के साथ। एक मिनट, चलिएगा। हाँ जी, अब आपकी कंपनी डील कर रही है किसी पब्लिक लिमिटेड किसी, अच्छा इन दोनों को ना प्राइवेट मत करो, इन दोनों को जरा पब्लिक लिमिटेड कर दो, जेड लिमिटेड ए लिमिटेड, दोनों को ए, और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा ऐसा है क्या? चलो इसे ए प्राइवेट लिमिटेड रहने दो और इसे जेड लिमिटेड कर देना, ठीक है? अब समझना, शुरू करूं? यानी कि आपकी कंपनी डील कर रही है किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। अच्छा,
और ए जो है डायरेक्टर है जेड लिमिटेड में एंड होल्ड करता है 5%, ओके। और ए जो है डायरेक्टर एंड होल्ड करता है 10% इन ए प्राइवेट लिमिटेड। अब जेड लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना जेड लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, आपकी कंपनी जेड लिमिटेड डील कर रही है प्राइवेट लिमिटेड से, तो यानी कि इस क्लॉज के अंदर तो आए नहीं, आप इससे पिछले वाले क्लॉज में गए 4 क्लॉज के अंदर। यानी कि आपकी कंपनी डील कर रही है किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जिसमें आपकी कंपनी का डायरेक्टर वहां डायरेक्टर भी है, हाँ। तो ए प्राइवेट लिमिटेड आपकी रिलेटेड पार्टी बन गई, यस। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 2 क्लॉज 76 सब क्लॉज आई वी के अंदर, आई वी के अंदर, ठीक है। आगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड, अब ए प्राइवेट लिमिटेड है तो ये कंपनी, यस है तो ये कंपनी। अब ये कंपनी डील कर रही है किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ, ओके। अब लग रहा है 5th क्लॉज में फॉलो करेगा, जिस कंपनी में आपकी कंपनी का डायरेक्टर है, यस, एंड 2% से ज्यादा भी होल्ड करता है, यस। हो गया काम, तो जेड लिमिटेड भी रिलेटेड पार्टी बन गई, यस। समझ आ गई बात? बहुत अच्छा सवाल था ये, बहुत अच्छा सवाल था। आगे फिर कहता है आपकी कंपनी डील कर रही है किसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एमडी या मैनेजर accustomed to act, यानी कि they are habitual to act as per the advice, direction और instruction of the director और manager, ओके। दोबारा बोलता हूं, आपकी कंपनी डील कर रही है किसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एमडी और मैनेजर कौन है? अनारकली, याद आया? इन्हीं लोगों ने टिंग टिंग, इन्हीं लोगों ने, तो ये अनारकली हैं। बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एमडी और मैनेजर अनारकली हैं, क्योंकि वो एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन मानते हैं आपकी कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर की, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट, ओके। ए प्राइवेट लिमिटेड डील कर रही है जेड प्राइवेट लिमिटेड से, पूरी की पूरी जेड प्राइवेट लिमिटेड इज accustomed टू एक्ट है एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड। तो ए प्राइवेट लिमिटेड, क्या मैं कह सकता हूं जेड प्राइवेट लिमिटेड रिलेटेड पार्टी है? यस। जेड प्राइवेट लिमिटेड के एंगल से देखोगे तो ए प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर जेड प्राइवेट लिमिटेड की इंस्ट्रक्शन नहीं मानते, तो वहां पे रिलेटेड पार्टी नहीं है, ठीक है। आगे फिर कहता है नेक्स्ट पॉइंट, एनी पर्सन जिसकी एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन पर पूरी की पूरी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर काम करता है। ये कौन है? ये कौन है? याद होगा, प्रमोटर, बताया था मैंने, प्रमोटर। तो यानी कि प्रमोटर से अगर कंपनी डील करती है तो क्या ये भी रिलेटेड पार्टी में आएगा? द आंसर इज यस। अब ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 6 और 7 दोनों में आया कि जिसकी एडवाइस पर काम किया जाता है, परंतु ये एडवाइस अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी में मिले तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता। मुझे लगता है ये जो एक्सक्लूड वाला पॉइंट है ना, ये पेपर में आने की बड़ी संभावना है, एक्सक्लूड वाला, ठीक है। चलिए, इस पे जब भी सवाल बनेगा, कैसे बनेगा? एक एक नंबर के 4 सवाल बनेंगे, बताइए रिलेटेड पार्टी है या नहीं है, इस तरीके के सवाल बनेंगे जैसे केस स्टडीज आप देख रहे हैं यहाँ पर। फिर आगे, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि कंपनी की एसोसिएट है, कंपनी की सब्सिडरी है या कंपनी की होल्डिंग है, दोबारा बोलता हूं, कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो कंपनी की एसोसिएट है, जो सब्सिडरी है, जो होल्डिंग है, या होल्डिंग की सब्सिडरी मतलब सिस्टर कंसर्न है, या फिर जो कि इन्वेस्टिंग कंपनी है, इन्वेस्टिंग कंपनी मतलब जिसने इस कंपनी को अपनी एसोसिएट कंपनी बना रखा है, जिसने हमारी कंपनी को अपनी एसोसिएट कंपनी बना रखा है, उसे कहा जाता है इन्वेस्टर कंपनी। तो अगर उनके साथ डील करोगे तो भी क्या कहलाएगा? तो भी क्या कहलाएगा? रिलेटेड पार्टी, ठीक है जी। फिर अदर्स एज प्रेस्क्राइब्ड, कुछ और लोग जो कि प्रेस्क्राइब होंगे, क्या किए गए हैं? हाँ, यानी कि जब भी कंपनी डील करेगी डायरेक्टर्स के साथ या केएमपी के साथ या फिर उनके रिलेटिव ऑफ होल्डिंग कंपनी के साथ, दोबारा डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग, केएमपी ऑफ होल्डिंग कंपनी या उनके रिलेटिव के साथ, तो भी माना जाएगा कि रिलेटेड पार्टी से ही रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, तो भी माना जाएगा कि जैसे रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन हो रही हैं। आई होप कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गई इतनी बात जी। तो हमारा अगला सेक्शन है आज, अब सेक्शन 2 क्लॉज 62, 1% कंपनी। जब मैं 1% कंपनी की बात करता हूं तो आप जानते हैं कि 1% कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसमें एक ही मेंबर हो, एक ऐसी कंपनी जिसमें एक ही मेंबर हो, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस डेफिनेशन, इस कॉन्सेप्ट में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए। चेंजेस क्या हैं जिनकी बात करता हूँ, और ये कॉन्सेप्ट पहले बहुत बड़ा हुआ करता था सिलेबस में, क्योंकि इसमें रूल नंबर 5, 6, 7 सब इंक्लूडेड थे,
बट वो सब रिमूव कर दिए गए हैं आज के डेट में। रूल नंबर 3 है बस, जो भी है रूल नंबर 3, ठीक है। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है? कहता है जी 1% कंपनी कौन सी हो सकती है? एक ऐसी कंपनी जिसमें केवल एक ही मेंबर होगा, विच हैज़ ओनली 1% एज अ मेंबर, जिसमें केवल एक ही मेंबर होगा, ठीक है। स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या है? नेचुरल पर्सन। वो जो 1% होगा कौन होगा? नेचुरल होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, चाहे वो रेजिडेंट हो या ना हो। तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, चाहे वो रेजिडेंट हो या ना हो। शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट एंड शैल बी अ नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ अ 1% कंपनी। ठीक है जी। तो दोबारा पढ़ के देखो, दोबारा मन में बोलो अपने मेरे साथ। नेचुरल पर्सन बन सकता है केवल मेंबर, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं बन सकता। इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, प्लस डाला हुआ इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, प्लस रेजिडेंट होना चाहिए, वेदर रेजिडेंट और नॉट। अच्छा, ये क्यों कॉन्सेप्ट डाला गया आप समझो। रेजिडेंट क्या होता है? जैसे आप इनकम टैक्स एक्ट में भी पढ़ते हैं, तो वो व्यक्ति जो कि 182 डेज कम से कम इंडिया में रहे तो उसे रेजिडेंट वगैरह कहते हैं हम। सेम कॉन्सेप्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में भी लगता है। तो यानी कि जो 180 से कम रहेगा तो क्या मैं कह सकता हूँ कि वो नहीं बना सकता? 180 से कम अगर कोई रहेगा तो वो तो नहीं बना सकता रेजिडेंट, तो वो तो नहीं बना सकता 1% कंपनी। अब ये दिक्कत आ रही थी क्योंकि यूरोप, कनाडा, यूएसए, ऐसे कई जगह पर कई लोग बैठे हुए थे जो कि एनआरआईज हैं, जो चाहते थे कि हमारे देश में हमारा टच बरकरार रहे और इसके लिए वो कुछ ना कुछ कंपनियां चलाते रहना चाहते थे। तो अब इसके लिए क्या किया जाए? तो ऐसे लोगों ने गवर्नमेंट से अपील की कि हमें कुछ तो करो, कुछ तो बख्शो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम आपके लिए 120 डेज़ की लिमिट रखते हैं। 120 डेज़ यानी कि आज की डेट में प्लस है, रेजिडेंट बेशक ना हो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, बट मिनिमम 120 डेज़ आपको यहाँ पर कंपनी लॉ के अनुसार रेजिडेंट जरूर रहना पड़ेगा। यानी कि इनकम टैक्स के रेजिडेंट नहीं हो कोई दिक्कत नहीं हो, बट कंपनीज एक्ट के अनुसार कम से कम 120 दिन तक आपको इंडिया में ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर रहना पड़ेगा। वो व्यक्ति शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट है, प्लस वही व्यक्ति नॉमिनी भी हो सकता है। तो क्या सिटीजन होना भी जरूरी है प्लस रेजिडेंट 120 दिन का होना भी जरूरी है? द आंसर इज यस। अब इस तरीके से एनआरआईज जो कि इनकम टैक्स में रेजिडेंट नहीं बन पाते, उन लोगों को इस तरीके से अलाउ कर दिया गया है। ठीक है जी। दूसरी बात, नेचुरल पर्सन जो है वो एक से ज़्यादा कंपनियों में मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता। सिमिलरली एक से ज़्यादा कंपनियों में नॉमिनी बन सकता है? नहीं बन सकता। हाँ, इसका मतलब क्या वो व्यक्ति एक कंपनी में मेंबर प्लस एक कंपनी में नॉमिनी हो सकता है? अभी तक लॉ कहता था नहीं, बट अब इस अटेम्प्ट से है हाँ हो सकता है। यानी कि सेम मान लीजिए मिस्टर राम एक ओपीसी में मेंबर है प्लस एक ओपीसी में नॉमिनी है, क्या ये पॉसिबल है? द आंसर इज यस, ये वेरी मच पॉसिबल है। अब सवाल उठा सर जिसका वो नॉमिनी है अगर उसके मेंबर की डेथ हो जाए तो फिर ये तो वहां पे भी नॉमिनी, यहाँ ये तो वहां पे भी मेंबर बन जाएगा। बिल्कुल ठीक आपने कहा, आपने ये वहां पे भी मेंबर बन जाएगा। तो फिर क्या होगा? लॉ ने इसलिए लिखा कि वेर अ मेंबर इन द ओपीसी बिकम अ मेंबर इन अनदर ओपीसी बाय द वर्च्यू ऑफ द नॉमिनेशन, तो फिर उसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना ठीक ठाक करना पड़ेगा। कितने दिन है उसके लिए? 180 दिन। यानी कि 180 दिन के अंदर उसे डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस कंपनी में कंटिन्यू करना चाहता है। उसे 180 दिन के अंदर डिसाइड करना पड़ेगा। क्लियर हो गई इतनी बात भी? चले दूसरी बात, क्या कोई माइनर मेंबर या नॉमिनी बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। अगली बात, कोई भी कंपनी ऐसी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी के रूप में नहीं बन सकती, क्योंकि देखो ये कॉन्सेप्ट जब 1% कंपनी का लाया गया तो प्रोपराइटरशिप कंसर्न्स के लिए लाया गया। प्रोपराइटरशिप क्या होती हैं? वो जो कि बिजनेस पर्पस से चलती हैं, वो जो कि बिजनेस पर्पस से चलती हैं। तो अगर आपका बिजनेस नहीं है जैसे कि सेक्शन 8 कंपनीज, तो फिर आप ओपीसी नहीं बन सकते। तो यानी कि सेक्शन 8 कंपनीज की फॉर्म में ओपीसी कभी नहीं आ सकती। ठीक है जी। सिमिलरली आप लेंडिंग का बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि लेंडिंग के लिए आरबीआई की बहुत बड़ी बड़ी गाइडलाइंस लगती हैं, जिनके अंदर रिक्वायरमेंट होती है कि आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी वगैरह होने चाहिए या प्राइवेट कंपनी हो तो ये कंडीशन पूरी करो। तो इसलिए आप एनबीएफसी के रूप में लेंडिंग वगैरह की एक्टिविटी या इन्वेस्टमेंट वगैरह की एक्टिविटी आप नहीं कर सकते, 1% कंपनी नहीं कर सकती। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। फिर अगली डेफिनेशन आती है स्मॉल कंपनी। अच्छा, इससे ज़्यादा 1% कंपनी अब आपके सिलेबस में नहीं है।
इससे ज़्यादा 1% कंपनी अब आपके सिलेबस में नहीं है, बस इतना सा ही है, तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या होती है? अगेन पहली बात, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, पब्लिक नहीं होती। दूसरा, प्लस 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्लस पेड अप कैपिटल के ऊपर रेस्ट्रिक्शन, प्लस टर्नओवर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन। पेड अप कैपिटल के ऊपर रेस्ट्रिक्शन कितनी है? पेड अप कैपिटल कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 2 करोड़, और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रेस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीस। यानी कि मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए की पेड अप कैपिटल हो सकती है। इस अमाउंट को बढ़ाया भी जा सकता है, बट किसी भी हालत में 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं किया जा सकता। एंड मतलब एंड टर्नओवर जिसकी पिछले फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, डज नॉट एक्सीड 20 करोड़ रुपीस, और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रेस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़। लिमिट चेंज हुई है, ध्यान रखना, जिनकी पुरानी लिमिट है प्लीज चेंज करके जाना, अपडेटेड लिमिट पढ़ के जाना। तो दोबारा बोलो, एक बार मन में बोल के देखो, पेड अप कैपिटल की लिमिट कितनी है? 2 करोड़, और सच हायर लिमिट एज में बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट एक्सीड 10 करोड़। टर्नओवर की लिमिट कितनी है? 20 करोड़, और सच हायर लिमिट एज में बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट एक्सीड 100 करोड़। अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? ध्यान रखना, अगर आप किसी भी कंपनी की होल्डिंग है या किसी भी कंपनी की सब्सिडरी हैं तो आप 1% कंपनी नहीं बन सकते। दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप किसी भी कंपनी की होल्डिंग है या सब्सिडरी है, 1% कंपनी नहीं बन सकते। सिमिलरली, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, 1% कंपनी नहीं बन सकती। कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट, वो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जिसे जो एक स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्न होती हैं, जिसे एक स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाया जाता है, वो भी 1% कंपनी के फॉर्म में नहीं आ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का। होल्डिंग क्या होती है, सब्सिडरी क्या होती है? देखो जी, होल्डिंग वो होती है जो कि दूसरी कंपनी पे कंट्रोल एक्सरसाइज करती है, और सब्सिडरी वो कंपनी होती है जिसके ऊपर ये कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है। ठीक है जी। अब सवाल ये उठा कि दो कंपनीज के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप कब कब हो सकता है? दो कंपनीज के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप कब कब हो सकता है? तो लॉ कहता है टोटल मिला के 2 सिनेरियो हैं जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 87 में दिए गए हैं। तो सेक्शन 2 क्लॉज 87 में कितने सिनेरियो दिए गए हैं? 2 सिनेरियो दिए गए हैं जहां दो कंपनीज के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, वो दोनों सिनेरियो कौन कौन से हैं देखना शुरू करते हैं। पहला, कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जब एक कंपनी कंट्रोल रखती है दूसरी कंपनी के कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर जब एक कंपनी कंट्रोल रखती है दूसरी कंपनी के कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर, कंट्रोल का मतलब है पावर टू अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर, यानी कि एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को हटाने की या अपॉइंट करने की पावर है। जैसे कि ये एच लिमिटेड है, ये एस लिमिटेड है, इसके डायरेक्टर हैं H1 से H5, इसके डायरेक्टर हैं S1 से S6। एच लिमिटेड के पास अधिकार है 3 डायरेक्टर्स ऑफ एस लिमिटेड को अपॉइंट करने का। मेजॉरिटी, एस लिमिटेड के 6 डायरेक्टर हैं तो मेजॉरिटी कितने पे बनी? 4 पर, बट इसके पास तो 3 का अधिकार है, तो यहाँ होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है। बट अगर यही मैं कहूँ कि एच लिमिटेड के पास 4 डायरेक्टर को अपॉइंट करने का अधिकार है, तो क्या होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप हो गया? द आंसर इज यस, तब होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप का जन्म हो चुका है। आई होप कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ सकते हैं आगे। चले, फिर कहता है जी होल्डिंग ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। होल्डिंग ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर को कंट्रोल करती है। दोबारा बोलता हूं, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर को कंट्रोल करती है, चाहे वो खुद या फिर इनडायरेक्टली थ्रू इट्स सब्सिडरी, तो भी दो कंपनीज के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप हो सकता है। तब भी दो कंपनीज के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप हो सकता है। क्लियर हो गई इतनी बात? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी, अब ध्यान रखना, मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर, वोटिंग पावर किसके पास होती है? इक्विटी के पास या प्रेफरेंस के पास? नॉर्मली इक्विटी के पास, प्रेफरेंस के पास केवल स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में आती है।
प्रेफरेंस के पास केवल स्पेशल सर्कमस्टेंस में आती है। ठीक हो गई इतनी बात। पारो कहती हैं कि ये बुक में ऐसे नहीं है। तो बेटा बुक उठाने को तुम्हें किस कलाकार ने कहा? तुम्हारा ये सब कॉपीज में लिखा गया। बेटा कॉपीज में तुम्हारे एग्जाम्पल भी यही होगा, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्पल को ही मैंने इस बार बुक में डाला है। ये वाली बुक में ये समरी बुक है, मैं पीडीएफ इसकी अपलोड कर दूंगा, इनफैक्ट आज ही अपलोड कर दूंगा। बट आप लोग तो अपनी कॉपीज देखो ना भैया। ऐसे पारो ऐसी बातें मत करो कि मुझे लगे कि मेरी बालकनी के बाहर देवताएं और अप्सराएं नाच रही हैं और मुझे बालकनी में जाके उन्हें देखना पड़े। ऐसी बातें मत करो, ठीक है? यहां पे ध्यान दो। आगे बढ़ते हैं। तो एक एच लिमिटेड है, एक एस लिमिटेड है। एच लिमिटेड में जे लिमिटेड होल्ड करता है 100% ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओके। और एच लिमिटेड होल्ड करता है 3 लाख शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, ओके। अच्छा, एस लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल है इतनी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है इतनी। ये जो जे लिमिटेड 100% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्ड करता है ना, ये एस लिमिटेड में होल्ड करता है, इन एस लिमिटेड। ओ माय गॉड, यानी कि मैं कह रहा हूं कि 4 लाख 100% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किसके पास है? जे लिमिटेड के पास। बट मुझे इससे क्या करना है? मुझे इससे क्या करना है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे तो वोटिंग पावर से देखना है, तो मुझे इक्विटी में देखना है। और मोर देन 50% बताइए किसके पास है? तो एच लिमिटेड 3 लाख होल्ड करता है, मोर देन 50% हो गई। यस, तो एच लिमिटेड क्या बन गया? होल्डिंग। और एस लिमिटेड क्या बन गई? सब्सिडरी। ठीक हो गई इतनी बात? बोलो ना हाँ। आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल भी देख लीजिएगा। ये एच लिमिटेड है, ये एस लिमिटेड है। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10। ए लिमिटेड होल्ड करता है 5 लाख में से 2 लाख, बी होल्ड करता है 1 लाख। अच्छा, ए और बी दोनों औलादे हैं एच की, यानी कि एच लिमिटेड डायरेक्टली तो एस लिमिटेड में होल्ड नहीं करता, मगर अपनी औलादों के थ्रू मोर देन 50% होल्ड करता है। कह दो हाँ। एच लिमिटेड डायरेक्टली तो होल्ड नहीं करता, बट अपनी औलादों के थ्रू मोर देन 50% होल्ड करता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है एस लिमिटेड की? कह दो ना हाँ, बोलो ना हाँ। समझ आया? चलिए, अब ध्यान रखना यहां पर इस पार्टिकुलर सेक्शन के लिए जब मैं कंपनी शब्द बोलता हूं तो कंपनी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट से भी होता है, कंपनी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट से भी होता है। ठीक है जी। अगली बात, अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। कोई भी कंपनी सब्सिडरी मानी जाएगी होल्डिंग की, इवन इफ द कंट्रोल इज एक्सरसाइज बाय अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। है जी, ये क्या हुआ है? मत जे, ये क्या कह रहा है? देखो बड़ी सीधी सी बात है। कहता वाई लिमिटेड सब्सिडरी मानी जाएगी एच लिमिटेड की अगर वाई लिमिटेड पे कंट्रोल एच लिमिटेड नहीं बल्कि एच लिमिटेड की कोई और सब्सिडरी होल्ड करती है। तो यानी कि ये तो यही बात हो गई कि ये मैं हूं, ये मेरा छोटा पोपली है, ये मेरे छोटे का छोटा पोपली है। बात समझ आई? तो क्या मेरा छोटे का छोटा पोपली भी पोपली खानदान का ही खून है? द आंसर इज यस। क्या वो मुझे भी कह सकता है दादाजी? मुझे दादाजी कहेगा और क्या? तो मतलब खून तो पोपली खानदान का ही रगों में दौड़ रहा है ना। तो फिर तो यही तो कह रहा है कि एच लिमिटेड की सब्सिडरी आई, आई की सब्सिडरी वाई, तो वाई का बाप आई भी है, वाई के डैडी एच भी हैं। एच बड़े पापा हैं, आई छोटे पापा हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, अब मैंने कहा कि यहां पर इस पार्टिकुलर सेक्शन में कंपनी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट भी होता है। एक सुपर डुपर पुपर से भी ऊपर सवाल कराता हूं टेक्निकल, वो क्या है? एच लिमिटेड एक कंपनी इन इंडिया है, एस लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए है। एच लिमिटेड 60% शेयर होल्ड करता है एस लिमिटेड में, ओके। अब क्या एस लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ एच लिमिटेड? सब्सिडरी कंपनी, कंपनी का मतलब होता है जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में दिया हो। सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी का मतलब होता है जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई। तो ये तो इनकॉर्पोरेट इंडिया में नहीं हुई, तो ये सब्सिडरी कंपनी नहीं हो सकती। ये तो मेरा सामान्य ज्ञान कहता है। बट अब मेरा अतिरिक्त ज्ञान कहता है, जो मेरे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्ञान है इस सेक्शन में, वो कहता है कि जब जब इस सेक्शन में वर्ड कंपनी बोलो तो कंपनी का मतलब कंपनी में ही होगा, कंपनी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट होगा। ओ माय गॉड, तो इसका मतलब जब मैं कहता हूं ना कि एस लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी, तो मैं कहना चाह रहा हूं सब्सिडरी बॉडी कॉर्पोरेट ऑफ एच लिमिटेड। द आंसर इज हाँ। हाँ क्यों? क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया भी आती है, तो इसलिए आंसर इज यस। समझ आया? बम सवाल था ये, अगर आ गया पेपर में तो।
आगे एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 6 में दी गई है। अब ये हल्की सी डेफिनेशन लगती है, मगर जब टेक्निकलिटी में कभी ये डेफिनेशन आई ना, तो तोते उड़ा उड़ा के कोई इधर फेंकेगी कोई उधर फेंकेगी। देखो ध्यान से, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। यानी कि ए लिमिटेड, एच लिमिटेड, अगर एच लिमिटेड 20% होल्ड करती है ए लिमिटेड में, तो ए लिमिटेड कौन बन गई? एसोसिएट बन गई। किसकी? एच लिमिटेड की। क्योंकि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब दो चीजें होती हैं, पहला कम से कम 20% का कंट्रोल ओवर द वोटिंग पावर, दूसरा है और में परसेंटेज नहीं दी गई, कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। मैं कहता हूं ए लिमिटेड तुम जितना भी सामान बनाओगे उसका सर्टेन परसेंटेज 5%, 7%, 8% एच लिमिटेड को दोगे। हाँ, परसेंटेज तो 20 से कम है, मगर फिर भी पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन तो है। तो फिर इसका मतलब एसोसिएट है। यहां पर परसेंटेज नहीं है, ध्यान रखना। दूसरे में, पहले में परसेंटेज है 20% ऑफ वोटिंग पावर और कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस डिसीजन। कंट्रोल ऑफ मतलब बड़ा शब्द होता है कि मेजॉरिटी डिसीजन आप ही लेते हो, और पार्टिसिपेशन मतलब पार्टिसिपेट भी करते हो अगर डिसीजन में, तो भी आप एसोसिएट कंपनी बन जाएंगी, वो आप उसकी एसोसिएट कंपनी बन जाएंगी। ठीक है ना। फिर इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच डेट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, बट जो सब्सिडरी नहीं है। यानी कि अगर आप किसी कंपनी की सब्सिडरी हो तो आप उसकी एसोसिएट नहीं हो सकते। तो आप एसोसिएट और सब्सिडरी में से कोई एक ही हो सकते हो, या तो आप सब्सिडरी होगे या फिर आप एसोसिएट होगे, आप दोनों नहीं हो सकते। ठीक हो गई इतनी बात, आगे बढ़े। दूसरी बात फिर कहता है एंड इंक्लूड अ जॉइंट वेंचर कंपनी। जॉइंट वेंचर कंपनी भी एसोसिएट कंपनी ही का पार्ट होती है। ठीक है जी। अब कहता है आगे, शेयर्स हेल्ड बाय द कंपनी इन अदर कंपनी इन अ फिड्यूशरी कैपेसिटी शैल नॉट बी काउंटेड। फिड्यूशरी कैपेसिटी का मतलब होता है विश्वास के रिश्ते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है ना शेयर मार्केट में, तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं खुद को चौधरी बनाऊं और खुद चौधरी बन के इन्वेस्टमेंट कर डालूं, और या फिर दूसरा तरीका यह हो सकता है कि मैं जाऊं म्यूचुअल फंड्स के पास। अब ये इन्वेस्टर्स के रूप में मैं गया जेपी मॉर्गन नाम के म्यूचुअल फंड्स के पास। मैंने कहा भाई म्यूचुअल फंड। उसने कहा हाँ। मैंने कहा पैसे लगा दो। उसने कहा ठीक है, मेरा एक म्यूचुअल फंड है, उसमें आप पैसे डाल दो। मैंने कहा ये लो। मैंने उन्हें पैसे दिए। अब इस फंड को एक ट्रस्टी मैनेज करेगा, मतलब एक एक्सपर्ट मैनेज करेगा। अब मैंने जो उन्हें पैसा दिया, उन्होंने पैसा रिलायंस में लगाया। इनफैक्ट रिलायंस के 22% शेयर जेपी मॉर्गन के पास है। तो क्या रिलायंस जेपी मॉर्गन की एसोसिएट कंपनी है? नहीं। क्यों? क्योंकि रिलायंस में जो जेपी मॉर्गन ने पैसा लगाया है वो जेपी मॉर्गन का पैसा नहीं है, बल्कि जेपी मॉर्गन ने लोगों का पैसा उनकी फिड्यूशरी कैपेसिटी में लगाया है, मतलब उनके विश्वास के बेसिस पे लगाया है। समझ आ गई बात? एक तो फिर तुम हाँ नहीं बोलते तो मुझे दिक्कत लगती है। अगली डेफिनेशन पे आते हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 45 गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन करता है। इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? आज मैंने 4-5 लोगों को सोसाइटी से नीचे फेंका गुस्से में, तुम अपनी बातें कर रहे हो। यहां पे ध्यान दो, समझे? कहीं ऐसा ना हो मैं यूट्यूब पे मुर्गा बना दूं सबको और फिर जोर जोर से आवाजें निकालो, मम्मी भी घबरा जाए कि भैया था तो बच्चा, मुर्गा कब बना है। आराम से पी लो। ये देखो, ये कन्याएं हैं, मैं इनकी तरफ दारी करते करते नहीं थकता। मैं कहता हूं टीचर की परियां, और ये मुझे कह रही हैं पी लो। ये पी लो इसने साधारण भाषा में नहीं कहा, मैं जानता हूं। क्या पी रहे हो? वाह, क्या पिया जाता है बेटा? गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 45। सेक्शन 2 क्लॉज 45 गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन करता है। लॉ कहता है जी गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें कम से कम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करेगी या स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलकर, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर प्लस स्टेट मिलकर। और इसमें वो भी कंपनी आती है
जो कि सब्सिडरी है किसी गवर्नमेंट कंपनी की। तो पहली बात, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर प्लस स्टेट होल्ड करता है, और इसमें वो कंपनी भी आती है जो कि सब्सिडरी है किसी गवर्नमेंट कंपनी की। क्वेश्चन देखिएगा, कहता है जी बताइए क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? कौन? बीएचईएल। बीएचईएल जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है 20%, यूपी गवर्नमेंट होल्ड करती है 10%। आईएफसीआई नाम का एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है जो करता है 40%। मुझे नहीं लेना देना कोई कि गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन कितनी होल्ड करता है, मुझे सेंटर और स्टेट की होल्डिंग बताओ 30%, तो मैं कह सकता हूं गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। ठीक है, फिर अगला एग्जांपल बीएचईएल, सेंट्रल गवर्नमेंट 40%, यूपी गवर्नमेंट 30%, तो दोनों मिला के 50 से 51 हो गए, उससे ऊपर हो गए, यस, तो गवर्नमेंट कंपनी है, यस। फिर एग्जांपल नंबर 3 कहता है कि बीएचईएल गवर्नमेंट कंपनी है। नाउ बीएचईएल होल्ड 50.01% ऑफ वोटिंग पावर ऑफ ए लिमिटेड। ओके, तो बीएचईएल 50.01% होल्ड करती है, बट सर सेक्शन में तो 51 लिखा है। हाँ लिखा तो है, बट गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए लिखा तो है, बट उसके नीचे एक लाइन और लिखी है, कहता है इसमें वो कंपनियां भी आती हैं जो कि सब्सिडरी हैं किसी गवर्नमेंट कंपनी की। अब मुझे बताओ 50.01% पे ये जो कंपनी है ए लिमिटेड, क्या ये सब्सिडरी बन गई है? यस, किसकी सब्सिडरी बन गई है? बीएचईएल की। ओके, तो नाउ ए लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ बीएचईएल। ए लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ बीएचईएल। तो ए लिमिटेड अगर सब्सिडरी कंपनी है ऑफ द बीएचईएल और बीएचईएल गवर्नमेंट कंपनी है, तो ए लिमिटेड भी गवर्नमेंट कंपनी हो गई। बात समझ आ गई ना? आगे बढ़े, चले। फिर उसके बाद एक सवाल और आता है, वो क्या है? वो है ये जी, for the purpose of this clause, the paid up share capital shall be constituted as a total voting power where shares with the differential voting rights have been issued। यानी कि जब जब कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू कर रखे होंगे, तो ये जो पेड अप शेयर कैपिटल लिखा है ना, इस पेड अप शेयर कैपिटल को क्या पढ़ा जाएगा? टोटल वोटिंग पावर के रूप में पढ़ा जाएगा। इस पेड अप शेयर कैपिटल को क्या पढ़ा जाएगा? टोटल वोटिंग पावर के रूप में पढ़ा जाएगा। कैसे, देखना शुरू करते हैं। ये सवाल बड़ा ध्यान से टेक्निकल है, ध्यान से पढ़ना। कहता है डिस्कस वेदर ए लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी विद द फॉलोइंग डिटेल्स। ओके, पेड अप शेयर कैपिटल है नॉर्मल इतना, डिफरेंशियल है इतने। ओके, डीवीआर होल्डर मतलब डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर होल्डर के पास एक वोट होगा 1000 शेयर्स पे। तो 1000 शेयर्स पर अगर एक वोट होगा तो 10 लाख शेयर्स हैं, डिवाइडेड बाय 1000, तो यानी कि 1000 वोट होंगे। डिफरेंशियल वोटिंग राइट 1000 वोट होंगे, और यहां पर वोट कितने हैं? 10 लाख। तो टोटल वोट कितने हो गए? 10 लाख 1000। ये टोटल वोटिंग पावर हो गई, ये टोटल वोटिंग पावर हो गई। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल है तो पेड अप शेयर कैपिटल नहीं, अब टोटल वोटिंग पावर देखना है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है 100% ऑफ द डीवीआर, यानी कि 1000 वोट्स, और 1 लाख नॉर्मल, तो यानी कि 1 लाख 1000। तो 10 लाख 1000 में से केवल 1 लाख 1000 सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है, तो क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब, बहुत ही अच्छा सवाल है, देख लेना दोबारा। आज मैं ये पीडीएफ अपलोड करूंगा, जो मेरे से पढ़े हुए स्टूडेंट नहीं हैं वो खास कर ध्यान से देख लेना। इस लेवल, ये लेवल नॉर्मली होता नहीं है क्लासेस में कवर, कर जाना कवर। जब ये आएगा तो बताएगा नहीं कि मैं आने वाला हूं, वो सीधा आएगा। आगे बढ़ते हैं। फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो कि 3 कंडीशंस को पूरा करती है। पहला, इसका जन्म इंडिया के बाहर होता है। दूसरा, इसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए। यह प्लेस ऑफ बिजनेस खुद भी हो सकता है या एजेंट के थ्रू भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी हो सकता है। पारो क्वेश्चन आपकी कॉपीज में है बेटा, यहां देखने की जरूरत नहीं है, कॉपीज में क्वेश्चन है, कॉपीज अपनी सामने रखो। ये तो डॉक्यूमेंट उनके लिए, पीडीएफ उनके लिए रेलेवेंट होगी जो मुझसे नहीं पढ़े, उनके लिए मैं अभी टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा क्लास खत्म होते ही। जो मुझसे पढ़े हुए हैं वो तो अपनी कॉपियां देखें, वो इधर उधर झांक क्यों रहे हैं, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा। आगे तो जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, चाहे वो खुद हो या किसी एजेंट के थ्रू हो।
चाहे वो फिजिकली हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू हो, और जो बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करता हो इंडिया में। तो तीन शर्तें हैं, तीन शर्तें। पहला, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, चाहे खुद या एजेंट के थ्रू, चाहे फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, एंड कोई बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। ठीक हो गई इतनी बात भी? आई होप कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलो जी। तो जी हमारा अगला सेक्शन अब है सेक्शन नंबर 8, जो कि बात करता है कंपनीज विद अ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। सेक्शन 8 क्या कहता है? ये वो कंपनियां होती हैं जो कि प्रॉफिट कमाने के पर्पज से नहीं बनाई जाती, जो कि किस लिए बनाई जाती हैं? फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, रिलीजन, रीजन, चैरिटेबल, ऐसे ऑब्जेक्ट से बनाई जाती हैं। ठीक है जी। मैं बेहतरीन इसका एक एग्जांपल याद दिलाता हूं, जिम खाना क्लब। तो फिर अब ऐसी कंपनीज को क्या करना होता है? सबसे पहले तो लाइसेंस लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि सेंट्रल गवर्नमेंट से एक परमिशन लेना होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, हम सेक्शन 8 कंपनी इन पार्टिकुलर पर्पस के लिए बनना चाहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इन्हें लाइसेंस दे देती है तो फिर ये चाहे तो उस लाइसेंस लेते हुए ना एक और रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को कर सकती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें अपना नाम थोड़ा फैंसी रखना है, इसलिए नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगवाना है। तो इन्हें लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड से भी एग्जम्पशन मिल सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें लाइसेंस भी दे सकती है। अब एक बार लाइसेंस मिलने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से जब लाइसेंस मिल जाता है तो ये कंपनी जाती हैं आरओसी के पास, उसको कहते हैं कि सर अब हमें रजिस्टर्ड कर दीजिए। तो एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने के बाद फिर इन कंपनीज का रजिस्ट्रेशन होता है। कहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है? आरओसी के पास। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे एक बात ध्यान रख लेना, जो एग्जामिनर बार बार सेक्शन 8 पे पूछ रहा है वो क्या, कि मान लीजिए इन कंपनीज को प्रॉफिट हुआ, से फॉर एग्जांपल बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, द मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड में से गिनी जाती है ये। अब इनको प्रॉफिट हुआ तो ये प्रॉफिट क्या अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? ना जी ना। क्यों? क्योंकि इन्हें प्रॉफिट का क्या करना पड़ेगा? दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रॉफिट। कहाँ पर? फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर ऑब्जेक्ट, यानी कि अपने ऑब्जेक्ट को बढ़ावा देने के लिए तो कर सकते हैं बट अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक हो गई इतनी बात? और आगे भी बढ़ सकते हैं। चल फिर पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सम एग्जम्पशन। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो टाइम एंड अगेन इन कंपनीज को कुछ ना कुछ एग्जम्पशन दी जा सकती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे एक एग्जम्पशन इन्हें मिली हुई है कि एजीएम कि इन्हें मिनट्स बनाने की जरूरत नहीं होती। सेक्शन 118 के अंदर हमने ये एग्जम्पशन पढ़ी थी कि सेक्शन 8 कंपनीज को मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाने की जरूरत नहीं होती, जब तक कि उनके आर्टिकल में ना लिखा हो कि मिनट्स सर्कुलेट होंगे तब तक बनाने की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात, सर जहाँ 21 दिन का नोटिस नॉर्मली दिया जाता है मेंबर्स को मीटिंग से पहले, वहीं इनको कितने दिन का नोटिस दिया जाता है? 14 डेज का नोटिस दिया जाता है। ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनको दिए गए लाइसेंस को कुछ केसेस में रिवोक भी कर सकती है। क्या? कब कब रिवोक कर सकती है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि जो इन्हें अप्रूवल देते हुए कुछ कंडीशंस बनाई गई थी, अगर ये उन रिक्वायरमेंट को या कंडीशन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनका लाइसेंस रिवोक कर सकती है। दूसरा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी भी लगता है कि ये कंपनी फ्रॉडुलेंटली वॉयलेटिव पर्पस से चल रही हैं, यानी कि इनका ऑब्जेक्ट जो है फ्रॉड करना है या फिर वायलेशन ऑफ द, ये मतलब अपने जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनाई गई हैं ये उस ऑब्जेक्ट पे नहीं चल रही हैं, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक कर सकती है। जैसे जिम खाना क्लब का मैंने एग्जाम्पल दिया, आजकल वो आरओसी से केस लड़ रहे हैं। किस लिए केस लड़ रहे हैं? क्योंकि जिम खाना क्लब में हुआ क्या कि वहाँ पर बनाया किस लिए गया है? स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। बट वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर मेंबर अपनी पार्टियाँ कर रहे थे। मेंबर्स जो हॉल अवेलेबल होने चाहिए थे किसके लिए? स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए, वो मेंबर की पर्सनल फैसिलिटीज़ के लिए अवेलेबल हो रहे थे। तो इसलिए आरओसी ने उन पर एक्शन लेना शुरू किया है। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे कंसिक्वेंसेस ऑफ रिवोकेशन। अब सवाल उठा, अगर आरओसी रिवोकेशन, अगर मान लीजिए इनको जो लाइसेंस दिया गया है उसका रिवोकेशन होता है तो फिर क्या होगा? अब इन कंपनी का भविष्य क्या होगा अगर ये वायलेशन पे होता रहे? तो दो भविष्य हो सकते हैं, या तो इनको वाइंड अप कर दिया जाएगा या फिर इन्हें ऐसे ही किसी कंपनी के साथ अमेलगमेट कर दिया जाएगा। या तो अमेलगमेट कर दिया जाएगा ऐसी ही किसी कंपनी के साथ, और या फिर इनका वाइंडिंग अप कर दिया जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? बढ़ सकते हैं आगे। तो ये था हमारा सेक्शन 8 कंपनीज। आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद हम आते हैं, हमारा एक और आखिरी टॉपिक बस रह गया है, वो है लिस्टेड कंपनीज क्या होती है।
आएगा लिस्टेड कंपनी। टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है मगर पेपर के लिए, इसलिए बड़े ध्यान से इसे पढ़ना। चले, लिस्टेड कंपनी क्या होती है? हाँ जी, लॉ कहता है जी, लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर किसी कंपनी की कोई भी सिक्योरिटी है, कोई भी सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी कितने तरीके की होती है? शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब। तो यानी कि अगर किसी कंपनी के डिबेंचर्स भी लिस्टेड हैं तो भी क्या वो लिस्टेड कंपनी कहलाएगी? यस। फिर कहता है ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब सवाल उठा, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ये कितने तरीके की हो सकती है? स्टॉक एक्सचेंज कितने तरीके की हो सकती है? लिखा एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। आप जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज टोटल मिला के 3 प्रकार की हो सकती है। ओके, टाइप्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। पहला होता है मेन बोर्ड। मेन बोर्ड जिसे आप जानते हैं किस नाम से? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं दे आर कॉल्ड मेन बोर्ड, मतलब जो आप जानते हैं। एक मिनट देना बस मुझे। तो ये जो बीएससी और एनएससी आप जानते हैं, इनका नाम जो सुनते रहते हैं आप, ये क्या कहलाते हैं? मेन बोर्ड। इसके बाद एसएमई बोर्ड भी आते हैं। एसएमई बोर्ड क्या होता है? आजकल काफ़ी ऐड आ रही है फेसबुक पे एसएमई बोर्ड की कि अपनी कंपनी को एसएमई में लिस्ट कराएं। ओके, मेन बोर्ड क्या होता है? पहली बात, यहां पे वो कंपनियां आती हैं जिनके पेड अप कैपिटल 25 करोड़ से ऊपर होती है और 25 करोड़ होती है। एसएमई में वो कंपनियां आती हैं जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपए होती है, पेड अप कैपिटल। बात समझ आ गई? इंडिया की लगभग 250 के करीब कंपनियां आज की डेट में एसएमई पे भी लिस्ट है, एसएमई पे भी। और मेन बोर्ड के ऊपर बात करूं तो मेन बोर्ड पे कितनी कंपनियां लिस्ट हैं? हमारी 15,000 से ऊपर कंपनियां एनएससी या बीएससी पे लिस्ट हैं। उसके बाद सर सवाल उठा, ये जो गैप है मोर देन 10 करोड़ अप टू 25 करोड़, ये कहाँ पर? इनके पास ऑप्शन होता है या तो मेन बोर्ड का और या फिर एसएमई का, ये दोनों में से किसी पे भी लिस्ट हो सकती हैं। अगर तो इनको लगता है कि ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं करनी तो ये एसएमई पे जाएंगी, बट अगर तरक्की करनी है मतलब फ्यूचर में जाके पेड अप कैपिटल बढ़ सकती है तो ये मेन बोर्ड पे जाएंगी। आई होप क्लियर है। चले, फिर उसके बाद आता है आईटीपी, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। देखो जी, बात ऐसी है कि ये ज़रूरी थोड़े ना है कि मतलब पब्लिक ऑफरिंग के टाइम पर ही आपको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना पड़ेगा ना, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार आपको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करानी पड़ सकती है प्राइवेट प्लेसमेंट के टाइम भी, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट में भी जब इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंडीशन लगा सकते हैं कि भैया कंपनी लिस्ट होगी तभी हम पैसा लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप जहाँ से आप ट्रैवल वगैरह की बुकिंग वगैरह कराते हैं। तो आईटीपी का मतलब होता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर कोई भी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पैसा मंगा रही है वो यहाँ पर आकर लिस्ट हो सकती है। तो यहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। हाँ जी, एसएमई में आपको पब्लिक ऑफरिंग करनी पड़ती है, पब्लिक ऑफरिंग। मेन बोर्ड पे भी आपको पब्लिक ऑफरिंग करनी पड़ती है, यहाँ पे भी पब्लिक ऑफरिंग करनी पड़ती है। मगर अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां कभी भी पब्लिक ऑफरिंग कर सकती हैं? द आंसर इज नो। तो इसका सॉरी, द प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां कभी भी पब्लिक ऑफरिंग कर सकती हैं? नो। कहाँ लिखा है? सेक्शन 2 क्लॉज 68 पे। तो इसका मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पर लिस्ट नहीं हो सकती, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पर लिस्ट नहीं हो सकती। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां कहाँ पे हो सकती हैं? यहाँ पे प्राइवेट भी आ सकती हैं, पब्लिक भी आ सकती हैं, दोनों आ सकती हैं। कहाँ पर? आईटीपी पर, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। क्लियर हो गई इतनी बात? डन का मैसेज दे दो मुझे यहाँ तक।
वंशिका, ये लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन चल रही है बेटा, चेंज हुई है ना डेफिनेशन, आगे 1 साल पहले चेंज हुई है। हाँ, तो आप पढ़िएगा, लिस्टेड कंपनी मीन्स कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी। लिस्टेड कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड है किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे ऊपर। ये 3 तरीके की रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज होती हैं, और सिक्योरिटी का मतलब शेयर्स भी और डिबेंचर्स भी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आया रूल नंबर 2A, वो कहता है ठहरो 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 ठहरो, रुक जाओ। ओके, कहता है जी पब्लिक कंपनीज विच हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स ऑन द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज but have listed their non-convertible debt securities issued on a private placement basis। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब कहां पर? आईटीपी पर। यानी कि अगर पब्लिक कंपनियां ऐसी हैं जिनके शेयर्स नहीं, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज इशू है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर आईटीपी पे लिस्टेड है, वो नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशूड ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब आईटीपी, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिस्टेड है आईटीपी पर। ओके, बोथ कैटेगरी ऑफ 1 and 2, ये दोनों कैटेगरी मिलाकर है। या फिर प्राइवेट कंपनी विच हैव लिस्टेड देयर नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिनकी नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी लिस्टेड है आईटीपी पर। और public company which have not listed their equity share on the recognized stock exchange but whose equity shares are listed on a recognized stock exchange in a jurisdiction as specified in section 23, मतलब outside India। ये 3 कैटेगरी ऑफ कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं मानी जाएंगी, नॉट कंसीडर्ड एज लिस्टेड कंपनी। ये तीनों कैटेगरी ऑफ कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं मानी जाएंगी, नहीं मानी जाएंगी। रिकॉल करना, तभी इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं टाइम ले रहा हूं, क्योंकि इस पे सवाल आ सकता है। सवाल जब भी आएगा 1-1 नंबर का 4 या 3 सवाल पूछेगा इसी कॉन्सेप्ट पे। कैसे पूछेगा? देखो जी, जो वो दिमाग लगाएगा, वो दिमाग पहले से ही लगा के बैठा हुए हैं हम, वो दिमाग ऐसा लगाएगा, ये रहा। आपसे पूछेगा पब्लिक कंपनी है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है प्राइवेट प्लेसमेंट पे, आईटीपी पे लिस्ट है, क्या लिस्टेड कंपनी है? नो। मेरे साथ जवाब देते जाना। पब्लिक कंपनी है, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे, आईटीपी पे लिस्टेड है? नो। लिस्टेड है? नो। पब्लिक कंपनी है, इक्विटी शेयर्स है, एसएमई पे लिस्टिंग है, क्या ये लिस्टेड कंपनी है? यस। प्राइवेट कंपनी, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, प्राइवेट प्लेसमेंट, आईटीपी? नो। प्राइवेट लिमिटेड, इक्विटी शेयर, प्राइवेट प्लेसमेंट, आईटीपी? यस। क्योंकि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होते तो मैं लिस्टेड ना मानता, अदरवाइज तो लिस्टेड मानूंगा क्योंकि तो इक्विटी शेयर्स हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। पब्लिक कंपनी, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, यस, क्योंकि एग्जाम्शन में प्राइवेट प्लेसमेंट पे देता हूं, और प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब आईटीपी। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है कि कहां पर है? आईटीपी पे लिस्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट, और ये तो एनएससी पे लिस्ट है, तो एनएससी पे लिस्ट है तो इसका मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं है, तो पब्लिक ऑफरिंग हुआ है। ठीक है ना। पब्लिक कंपनी, इक्विटी शेयर बीएसई पे लिस्ट है, लिस्टेड है? यस। प्राइवेट लिमिटेड, कन्वर्टेबल डिबेंचर, भाई साहब एग्जाम्शन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है, कन्वर्टेबल को नहीं है, तो आईटीपी पे लिस्टेड है। कन्वर्टेबल है? यस। लिस्टेड है? यस। प्राइवेट कंपनी, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आईटीपी पे लिस्टेड है? यस। पब्लिक कंपनी, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, इन एडिशन कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑन फॉर द प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पे फॉर द इक्विटी शेयर का, फॉर द इक्विटी शेयर्स, लो जी, फॉर इक्विटी शेयर आईटीपी पे भी लिस्ट है और यहाँ पे भी लिस्ट है। हालांकि यहाँ पे आईटीपी की लिस्टिंग करने की जरूरत नहीं, अगर एनएससी पे लिस्ट है तो इसे एनएससी पे ही लिस्टिंग करो। क्या ये लिस्टेड कंपनी है? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। प्राइवेट कंपनी, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलरेडी लिस्टेड है आईटीपी पे, नाउ कंपनी प्रपोज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑन द आईटीपी। भाई साहब ऐसा है, इक्विटी शेयर कैपिटल तो लिस्टेड है ना, तो आप लिस्टेड कंपनी है, और क्या, फिर नहीं छोड़ा जाएगा, फिर तो आप लिस्टेड कंपनी ही है, फिर आप लिस्टेड कंपनी ही है। समझ आया? एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो,
अच्छे से गो थ्रू कर लो, बड़े अच्छे से गो थ्रू कर लो। क्लियर हो गई इतनी बात? बढ़ सकता हूं आगे? तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 पूरे का पूरा।